गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ये सेशन हमने आज इसलिए रखा है कि जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ रही है, अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम है, यूपीपीएससी एई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आरआरबी सीबीटी 2, तो एक जनरल डिस्कशन, कई सारे पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करने हैं। तो लाइव सेशन में जो बच्चे कनेक्टेड हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हों आरोहण के रिगार्डिंग या एग्जाम के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर जब ये सेशन जाएगा तो क्लास के लिंक वगैरह तो डिस्क्रिप्शन में देखा करिए, वहाँ अवेलेबल होते हैं, और कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं यूट्यूब पर भी। तो कई पॉइंट्स पे आज डिस्कशन करना है मुझे। देखो, एक तो चीज़ क्या है कि बड़ी मुश्किल से तो अब एक आध साल से स्थिति सुधरी है, जॉब्स आ रही हैं, पर जॉब आने के साथ साथ कई सारी और भी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे कोचिंग्स हैं, तो कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन, भाई एक बिजनेस मॉडल भी तो है। वैकेंसीज आना कोचिंग के लिए भी तो एक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस करना कोई गलत तो नहीं है, पर टीचिंग को मैं बिजनेस से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर यूं मानता हूं कि वो नोबल प्रोफेशन है। स्टूडेंट को वहां कोई क्लाइंट और कस्टमर की तरह डील ना किया जाए, एक नोबल प्रोफेशन और नोबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। नहीं तो जैसे लोगों का एजुकेशन से फेथ हटा है पिछले 2-4 साल में, कि जो एक स्टूडेंट टीचर का भी रिलेशन होता था, एक डेकोरम मेंटेन होता था, वो चीजें खत्म हो रही हैं। उसके लिए लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट को स्टूडेंट ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। जो नोबिलिटीज प्रोफेशन की है, कहीं ना कहीं बहुत कंप्रोमाइज की लोगों ने। तो दो बातें, वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, और अपने आप को ध्यान से संभाल कर रखें। तैयारी कैसे करनी है, किस पेपर को टारगेट करना है, माइंड बिल्कुल क्लियर रखें। हमेशा मैं बोलता हूँ 90% क्राउड है, 10% ही रियल एस्पिरेंट्स हैं, रियल कंपटीटर हैं। और मुझे इसलिए लगा कि इस सेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हमेशा बोलता हूँ, उस दौर में जी रहे हैं जहां मोबाइल है, फायदा भी नुकसान भी है। भाई ऑनलाइन के लिए फायदा भी है, कई चीजें आप इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, पर नुकसान भी है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आए दिन कोई ना कोई वीडियो आप देखते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जब भी इस तरह की दुविधा हो, डायलेमा सिचुएशन हो, सबसे बेहतर है अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना, कंसाइंस। तो मैं हमेशा बोलता हूं, आपको क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी, भीड़ को देखकर डिसाइड मत करिए। लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेना है, करियर के रिगार्डिंग, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले अपनी खुद की आवाज सुनिए। आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या करना चाहिए। डिसीजन सबसे पहला स्टेप है, डिसीजन लेना। लाइट बंद करके बैठ जाइए, 10 मिनट आंखें बंद कर लो, अपने आप से सवाल पूछो, क्या करना है, क्या नहीं करना। किसी के अंदर से अगर ये कॉल आ रही है कि कंपटीशन मेरे लिए नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए। किसी को लग रहा है मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहिए, मैं पिछले 6 महीने से ईएससी टारगेट कर रहा हूं, उसको ईएससी ही देना चाहिए। कोई गेट की तैयारी करता हुआ आ रहा था, यूपीपीएससी ए अचानक फॉर्म आ गया, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो, सही नहीं है। अब कोचिंग का अपना एक मॉडल है, कहने के लोग कह देंगे भाई ईएस दे दो, गेट भी दे दो, यूपीपीएससी ए भी देना। कहना और करना दोनों में अंतर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वैकेंसीज आ रही हैं, तो ध्यान रखें, ये एक बिजनेस मॉडल भी है। कई सारे प्रचार प्रसार, बोर्ड, होर्डिंग, ये सब आप देख रहे होंगे, वो सब गेम शुरू हो चुका है। पर उसमें रियल चीज ये है कि ये तो अब कोचिंग किसी को घर से पकड़ के लेकर तो नहीं आ रहा ना, डिसीजन तो आप ही ले रहे हैं, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। कोई कह रहा है कि फीस कम है, तो कहीं ऐसा ना पूरा ना कंप्लीट हो। कोई कह रहा है हम ज्यादा फीस ले रहे हैं तो क्वालिटी देंगे। सबकी अपनी अलग अलग बात है, और ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट के दिमाग में तो आएगा ही कि कहाँ करें, नहीं करें, सेल्फ प्रिपरेशन करें, सारी चीजों में बात कर लेते हैं कि करके। और जो आरोहण का बैच चल रहा है, क्या क्या कवरेज हो चुका है, क्या क्या हम अभी प्लान और कर रहे हैं, वो सारी चीजें बता दूंगा, ताकि जो ऑनगोइंग लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, एक क्लियरिटी हो जाए कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या काम होने हैं। इसी तरह के डाउट आप रोज पूछ भी रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें कवर कर लेंगे। ठीक, देखो सिलेबस मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मेरी अपनी समझ क्या है। भाई हर कोई एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, सबकी अपनी समझ, अपना अनुभव अलग अलग है। मेरी अपनी समझ जो कहती है, मुझे लगा कि मुझे ये बातें करनी चाहिए, वो पॉइंट मैं रेस कर रहा हूँ, वो पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। सही गलत कौन क्या, वो तो आप खुद डिसाइड करिए, आपको क्या करना है, क्या चीज आपके लिए हेल्प करेगी। मेरी अपनी जिम्मेदारी ये है कि जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से कुछ चीजें मैं बता दूं आपको। हो सकता है वो चीज किसी के लिए काम करे, किसी के लिए ना करे। फिलहाल जो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जो क्राउड है बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला, यूपीपीएससी एई भी जो देगा, ईएससी, गेट, यूपीपीएससी एई और आरआरबी सीबीटी 2,
आरआरबी CBT2, बेसिकली ये क्राउड है जो तैयारी, अब एसएससी जेई वगैरह को मैं आरआरबी के साथ ही रखता हूँ। एसएससी जेई भी जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा, मान लो आरआरबी CBT1 नहीं अच्छा हुआ है तो एसएससी जेई दे रहा होगा, तो एसएससी जेई जो है उसका तो पैटर्न कॉमन यहीं से हो जाता है, उसको आप इसी के साथ रखिए। छोटे मोटे जो एग्जाम आते हैं वो इसके साथ माने जाएंगे। ठीक, तो यही 3-4 कैटेगरी है इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उनके हिसाब से। मुझे एक बात बताओ, अभी हमें इन सारे एग्जाम में जो भी ये बात हो रही है कि भाई सारे फॉर्म भर दो, ये एग्जाम करो, ये मत करो, जो भी प्लानिंग होगी बच्चे, वो डेट के हिसाब पे डिपेंड करेगा ना, कि डेट तो पता नहीं हमें कौन सा एग्जाम कब होना है, हमें डेट का तो नहीं पता है। यूपीपीएससी जैसे इस एग्जाम की हम बात करें, इसकी डेट हमें नहीं क्लियर है। यहाँ हमें इसका मालूम है भाई गेट आपका फेब में हो जाना है, तो यहाँ तो प्लान करना नहीं करना, अगले महीने पेपर हो जाएगा। ये आपका जून में है प्रीलिम्स, ठीक। CBT2 मान के चलो हार्डली 2 महीने, मार्च के आसपास मान के चलो, मार्च के आसपास हम मान के चलते टेंटेटिव कि ये मार्च के आसपास अगर मान लें। अब इसकी डेट नहीं क्लियर है, तो कभी भी कोई डिसीजन ले रहे हो, किसी को देखकर डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा बैच, जैसे मान लो किसी ने कोट पैंट पहना, टाई लगा लिया, आपको लगा बहुत बढ़िया जानकारी मिल रही होगी, पूरा ध्यान तो कोट पैंट टाई पर है आपका, बात क्या कही जा रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सारे जवाब आपके अंदर छुपे हैं, अपने आप को जानो, बुद्ध का कंसेप्ट समझो। यूट्यूब पे 2 वीडियो पढ़े हैं ना, बुद्धा और बुद्धत्व पढ़ाया था मैंने। बुद्ध का ज्ञान यही है, खुद को जानो, अपने आप से पूछा करो सवाल जवाब, बाहर दुनिया में मत ढूंढा करो, बहुत सारे जवाब आपको अपने आप से मिल जाएंगे, हर कोई अपने आप में अलग है। आरोहन मुझे बताओ, 1.5 साल हुआ, आरोहन के इतने सिलेक्शन हैं, अगर होर्डिंग बोर्ड लगवाने होते या प्रचार करना होता तो आरोहन पे तो दुनिया भर का क्राउड है। ईएससी का रिजल्ट आया, आरोहन के कई सारे सिलेक्शन ईएससी के, मैंने कोई इंटरव्यू कोई होर्डिंग बोर्ड नहीं लगाया क्योंकि वो बच्चा अलग था, मैंने सबको बराबर पढ़ाया, सब तो नहीं सिलेक्ट हो जाते, पर वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, वो प्रमोट करने का तरीका होता है कि नया बच्चा उसको देखकर आ जाए। जैसे शाहरुख खान का पोस्टर लग रहा है तो बहुत सारा यूथ इन्फ्लुएंस हो जाता है कि शाहरुख खान को देख के मुंबई पहुंच जाओ। वो मार्केटिंग स्किल अलग चीज है, आप अपने आप को समझें कि भाई वो टॉप कर गया, जरूरी सारे टॉप कर जाएंगे क्या? सबकी अपनी अप्रोच अलग है। तो टॉपर इंटरव्यू देखकर, इसलिए आरोहन पर कभी आपने कोई टॉपर इंटरव्यू, कोई होर्डिंग बोर्ड ये सब नहीं देखा होगा। अब कोई कई लोग कहते हैं सर रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट तो टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे खुद ही बताते हैं जो जहां सेलेक्ट हुए, क्योंकि मेरा अपना एक मानना है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग का एक तरीका है नए क्राउड को खींचने के लिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, आरोहन भी कर सकता था, पर मेरी अपनी समझ उस बात को लेकर अलग है कि वो कहीं ना कहीं नए बच्चे को खींचने के लिए है। उसमें 90% सेलेक्ट नहीं होते, 10% सेलेक्ट होते हैं। तो कोचिंग में जो क्राउड दिखता है आपको, वो 90% तो क्राउड ही रह जाता है, 10% बच्चे के बीच फाइट होती है, पर वो 90% इंस्टीट्यूट को बिजनेस देने वाले होते हैं। हार्श ट्रूथ यही है, ठीक है। अब फीस की बात कि सर आरोहन पे फीस कम है, तो कई बार बच्चों को रहता है, क्योंकि वो कई जगह देखते रहते हैं डिस्कशन, कहीं फीस ज्यादा कहीं कम, तो उनको लगता है कि फीस कम है तो ऐसा ना हो कुछ टॉपिक रह जाए। जो बच्चा मुझे पहले से जानता है, जितने बैच आरोहन पर हुए हैं, कभी कोई इनकम्प्लीट कराया गया क्या? और कोई बैच को कहीं किसी से कंपेयर कर लो, जिसने वो बैच चलाया और दूसरे इंस्टीट्यूट ने, कंपेयर कर लीजिएगा कितना डिफरेंस मिलेगा जो कंटेंट कवरेज का, कितने टाइम में कितनी फीस में आरोहन ने जो चीजें कराई हैं, क्वालिटी कहीं 1% भी कंप्रोमाइज हुआ हो तो चाहे यूट्यूब पे कोई बता दे या यहाँ लाइव में कोई बता दे। CGPTM का रिजल्ट, अभी एग्जांपल देता हूं मैं, अभी आरआरबी का एग्जाम हुआ, भाई किसी ने कहा कि मान लो आरोहन फीस कम है तो कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए। अभी आरआरबी का पेपर हुआ CBT1, दुनिया भर के सिलेक्शन आरोहन के हैं जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। उसमें जीएस को लेकर लाइन से लिख रहे हैं सर हमारा जीएस बहुत अच्छा हुआ, जीएस हमको नहीं आता था, वो उनकी मेहनत है, उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, मैंने सबको बराबर पढ़ाया। कुछ बच्चे के 50 नंबर आ रहे होंगे, किसी के 70+ आ रहे होंगे, तो वो उस बच्चे की मेहनत को क्रेडिट जाता है, मुझे नहीं जाता है। मैं कभी किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि भाई बच्चा 70 लाया आरोहन पे पढ़ के तो पूरा क्रेडिट आरोहन को जाता है, ये क्रेडिट उस बच्चे की मेहनत को जाता है, आरोहन ने बस उसको गाइड किया। अब होर्डिंग बोर्ड लगा के सारा क्रेडिट मैं ले जाऊं, ठीक बात नहीं। पॉइंट ये है कि अभी आरआरबी का एग्जाम हुआ, उससे पहले भी ये बात चल रही थी कि आरोहन पे फीस कम है, बाकी जगह फीस ज्यादा, कहीं और कर लें, मैच कर लीजिए कंटेंट, 50% से डिफरेंस कम नहीं होगा। और अब एग्जाम भी हो चुका, अब मैच कर लीजिए। उसी जीएस को पढ़ के बिहार पीसीएस भी हुआ है, यूपी पीसीएस में लोगों को हवा नहीं लग रही, क्वालिफाई करने भर का आरोहन के नॉर्मल जीएस बैच से क्वालिफाई कर जाते हैं, उठा के पेपर और नोट्स मैच कर लीजिए। सिर्फ कंडीशन क्या है कि आरोहन पे जो मैंने 8 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं जीएस के, वो 8 किसी ने पूरे किए हों। तो अभी चेक होना क्या है, चेक तो हो ही रहा है, कितने पेपर हो चुके, बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हुआ था लास्ट टाइम, CSIR हुआ,
अभी आरआरबी हो गया, एसएससी जेई हो गया, करिए मैथ जितने पेपर करने हैं। तो कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना किसी का। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप लोग तैयारी में हो, कई तरह के कंफ्यूजन दिमाग में आते हैं, कोई नोट शेयर कर रहा है, कोई लेक्चर शेयर कर रहा होगा, तो क्लैरिटी रहे। कहीं भी किसी को तैयारी करनी कुछ नहीं करनी है, सबसे पहले पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन से बचना। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, जनरली मैं ये डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। मैं खुद कहता हूं कि बच्चा पढ़े, पेपर क्वालिफाई करे, सेलेक्ट होकर जाए, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए आरोहन पर। पढ़ा दिया, सेलेक्ट होकर जाए, जॉब ज्वाइन करे, नए क्राउड को आना होगा, क्वालिटी देखकर अपने आप ज्वाइन करेगा नए सिरे से, ताकि उसके अंदर से कॉल आएगी, उसको पढ़ना है। उल्टा मैंने हमेशा कहा है, जो सिंसियर बच्चा हो आरोहन पर आए, नहीं सिंसियर है बिल्कुल मत आए। ये मेरे लिए कोई बिजनेस मॉडल की तरह नहीं है। जो सिंसियर है वो आए, पढ़े मेहनत से। मेरी मेहनत में कमी नहीं है तो स्टूडेंट की मेहनत भी रहनी चाहिए, कितना ही क्राउड हो, पर जेन्युइन होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। जंबो सर्कस नहीं चल रहा कि बस टाइम पास हो रहा हूं यहाँ पर। कभी किसी वीडियो में सब्सक्राइब लाइक ये वर्ड सब मैं यूज ही नहीं करता, ना मैंने आरोहन पर कभी किसी को बोला कि ज्वाइन करो या मत करो, मुझे उस चीज की नीड भी नहीं है। तो क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, ये कोई बिजनेस नहीं है दिन भर प्रचार करते रहो। और शायद यूपीपीएससी एई वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा वीडियो यूट्यूब पर अब ये स्ट्रेटजी डिस्कशन बार बार नहीं डालूंगा मैं। क्लासेस कराने पर ही फोकस है, पूरी क्वालिटी पूरा कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा मिले। मेरे टॉपिक की पीडीएफ कई सारी मैं खुद रेडी कर रहा हूँ, उसमें टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं अननेसेसरी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। दूसरी बात, आरोहन पे फीस कम है, ये तो अच्छी बात है ना, फीस तो कम ही होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज वगैरह हम लोग पढ़ाते थे तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। उसके बाद हम रिजर्वेशन, इन सब चीजों की बात करते थे कि सोसाइटी में जो लोग पीछे रह गए उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। फिर इंस्टीट्यूट बना के हम 2 लाख 2.5 लाख जो लोग फीस लेते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह के नाम पर, आपने पहले ही लेवल पे छांट दिया लोगों को कि नहीं। रिजर्वेशन का बेनिफिट तो उनको बाद में मिलेगा, पहले तो कोचिंग ने ही फिल्टर कर दिया कि कौन लोग सेलेक्ट होंगे कौन नहीं होंगे। इक्का दुक्का एग्जाम्पल होते हैं कि कोई कुली है बिना कोचिंग के निकाल लिया, अगर कोई कोचिंग नहीं होता तो फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को मिल सकती थी। कोचिंग ने 2-2.5 लाख रुपए लेके एक लेवल तो पहले ही अंतर कर दिया कि सिलेक्शन होने और नहीं होने में। नहीं होने वाले में एक जो नॉर्मल क्राउड अपने दम पे सिलेक्शन लेता है वो गिनती के ही होते हैं, क्योंकि कोचिंग में इतने लोग इतना सपोर्ट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को तो वही फिल्ट्रेशन हो गया। तो आप क्या सिविल सर्विसेज में इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन ये सब पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो? जो पढ़ाते हो उसको रियल लाइफ में यूज भी तो करना चाहिए। कोचिंग की फीस अगर मैं बहुत ज्यादा रख दूं और वो बच्चा पहले ही लेवल पे फिल्टर हो जाए तो क्या मैंने जस्टिस किया सोसाइटी के साथ या बच्चों के साथ? मैं टीचर किस बात का रहा? आरोहन की फीस ज्यादा भी कर दूं तो भी आरोहन पे क्राउड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जो भी इतने साल से जान रहा है या पढ़ रहा है, इतने एग्जाम निकले हैं, आरोहन पे प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है। फीस ज्यादा करके भी एडमिशन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने पेपर हुए इतने सिलेक्शन हुए। पर कम फीस, मेरा आरोहन का मिशन ही एक ही है लाइफ का, सबसे कम फीस सबसे अच्छी क्वालिटी। बस कोई बच्चा ये ना कह सके कि पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाया, कम से कम मेरे सामने ऐसा कोई मैसेज ना आए कि सर पैसे नहीं थे मैं पढ़ नहीं पाया। इस चीज, बस यही एक मेरा पॉइंट है, इतने साल मैंने इस चीज को मेंटेन किया। और एक बच्चा भी आरोहन पर नहीं कह सकता कि आरोहन को किसी ने अप्रोच किया हो और कोई समस्या रही हो, सुनी ना गई हो। एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं कह सकता आज की डेट में, जबकि 1.5 साल में कितना क्राउड आप खुद देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड वगैरह की क्या स्थिति है या कितने लोग हैं पढ़ रहे हैं, क्लासेस आप खुद देखते होंगे। तो पॉइंट ये है कि कौन क्या कह रहा है, किसी का ब्लाइंड फॉलोवर मत बनो, ना मेरा ना किसी का। हर कोई अपनी अपनी बात करता है, सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। पर अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, मैच्योर एज में हैं, तो आपको नहीं समझ आ रहा तो गलती कोचिंग की नहीं मानी जाएगी, गलती आपकी मानी जाएगी। कोचिंग घर से नहीं बुला रहा है। और कोई भी बिजनेस होगा वो साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, कोई भी बिजनेस साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो आपकी साइकोलॉजी को ट्रैप करेगा, करे कहीं फीस कम है तो आपको ऐसा ना क्वालिटी पूरी ना मिले, या कोई आपसे कोई कहेगा हमारे टीम बहुत बड़ी है, हमारे सिलेक्शन बहुत, ये होर्डिंग पोस्टर देख लो। आपको नहीं पता सिलेक्शन के होर्डिंग पोस्टर भी कैसे बनते हैं, कुछ नहीं जानते आप ये पूरी फील्ड के बारे में। तो उन चीजों में नहीं जाना चाहता, वो हमारा पर्पस भी नहीं होना चाहिए। हमारा सीधा सीधा पर्पस है हम एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज के वीडियो का सबसे मेन मुझे कंसर्न क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं किसी ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि ऐसा होता है, चाहे सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी हो, चाहे आरआरबी हो, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो मेरे नहीं पसंद आएंगे। तो मैं तो जनरल बात कर रहा हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोई हो, हर कोई अपनी तरफ से प्रयास करता है। भाई खर्चे भी तो हैं इंस्टीट्यूट्स के अपने खर्चे
भी हैं, पर वो बैलेंस उसमें होना चाहिए। और ऑनलाइन एजुकेशन आने से फीस वगैरह में बहुत फर्क पड़ा है। आरोहन ही अगर नहीं होता तो कई जगह की फीस अगर आप चेक करते हैं ना, बहुत डिफरेंस और ऊपर मिलता फीस। आरोहन ने या ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने फीस वगैरह को नीचे लाने का काम किया है। इस फीस में कोर्सेज वगैरह नहीं मिला करते थे 2-4 साल पहले अगर देखोगे। तो ऑनलाइन का फायदा तो हुआ है, पर उसको यूटिलाइज हम कैसे कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब यहां मैं कोई आरोहन की तारीफ करने नहीं बैठा हूं कि मैं आरोहन को प्रमोट कर रहा हूं, नहीं। मेरा पॉइंट क्या है, कुछ चीजें बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मैं यूपीपीएससी यही दूंगा, ईएससी भी दे दूंगा। मेन जो वीडियो का पर्पस है वो ये है, डिस्ट्रैक्शन ना हो बच्चे। मैं सुनता हूं, मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है, क्या बता रहे हो भाई। और ये बच्चे खुद नहीं सोच सकते कि उनको कौन सा एग्जाम देना है कौन सा नहीं। कोई कह रहा है आरपीएससी आएगा, अभी ये भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आरपीएससी भी दे सकते हो, गेट भी दे सकते हो, ईएस। मजाक चल रहा है क्या? इतना इतना सिलेबस है, हालत खराब हो जाएगी पूरा करने में। एक बार सिलेबस ही लेके बैठ जाओ, 1 घंटा तो सिलेबस पढ़ने में लगेगा। अपना माइंड क्लियर रखो क्या करना है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेंगे। 2 साल 4 साल 5 साल जिन बच्चों ने तैयारी की है और 5-5 साल तैयारी करने पर भी पेपर नहीं निकला, उनसे कभी पूछना। एक ही कारण रहा है, मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना, जिनका सिलेबस 50-50% वेरी कर रहा है। सिर्फ एक साथ वही फॉर्म भरे जा सकते हैं जिनका 80 से 90% सिलेबस कॉमन हो, और बाकी 10-15% डिफरेंस को पढ़ने के लिए भी 2-3 महीना गैप हो पेपर के बीच में। मैं फिर रिपीट करता हूं, वही फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं जिनका 80 से 90% सिलेबस मैच करे, और 10-15% अलग है अगर, तो उसके लिए 2-3 महीना गैप होना चाहिए पेपर्स के बीच में। दोनों ही पेपर अगर जून में पड़ गए, ईएस और यूपीपीएससी, यही तो कैसे हो जाएगा? कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, वही बता रहा हूं मैं। देखो, गेट का पेपर आपका फेब में निकल जाएगा अभी। तो जो बच्चे गेट के लिए तैयारी करते आए हैं, गेट की तैयारी ठीक चल रही है, क्यों आप और फॉर्म के चक्कर में भागोगे? भाई गेट ठीक से दे लो। और फिर क्या होगा, जब रिजल्ट आएंगे, बहुत 2-4 रेयर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सब लाइन से निकालेगा, पर वो 2-4 को प्रमोट करके कोचिंग ऐसा बताएगी, देखो हमने बताया था सब सेलेक्ट हो गए। अरे भैया, 99% लोग नहीं होंगे ऐसा करके। 2 ही 4 एग्जाम्पल होते हैं, और वो 2-4 ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल सर्विसेज दोनों एक साल में निकालते हैं, ऐसे भी होते हैं। पर उसको देखकर बाकी लोग अपना करियर बर्बाद मत कर लो, क्योंकि 2 ही 4 को पिक करके हाईलाइट कर दिया जाएगा, बाकी जितने बेचारे नुकसान कर बैठे उनको नहीं दिखाया जाता होर्डिंग या बोर्ड के ऊपर, या उनका इंटरव्यू नहीं कराया जाता। तो जो भी लोग 2 साल 5 साल तैयारी किए, उनसे पूछना। एक ही कारण है एग्जाम नहीं निकलने का, जो मैं 14 साल में हर बैच में मैंने बोला ये बात, एक ही कारण है पेपर नहीं निकलने का, बहुत सारे फॉर्म एक साथ भरना जो आप भीड़ को देखकर करते हैं। और मुझे लगता है आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपको इस चीज को समझाना। पिछले भी 3 वीडियो जो बैक टू बैक गए हैं, हर बार मैंने इसी चीज फोकस किया है। स्ट्रेटजी प्लानिंग हर बार बोल रहा हूं, ध्यान दो। दूसरी बात, गेट का पेपर अगले महीने है, तो जो गेट की तैयारी करता आ रहा है उसने यही टारगेट किया था यूपीपीएससी, तो अब आया है। तो पिछले महीने ही प्लान चेंज थोड़ी किए होगे यार। गेट को लग के दो, फोकस मत चेंज करो अपना। गेट का डेडिकेटेड स्टूडेंट गेट दे, फॉर्म यूपीपीएससी यही का भर के रख लो। ये स्टेट के एग्जाम बहुत बार डिले हो जाते हैं, हो सकता है सितंबर अक्टूबर चला जाए, तो फिर उस समय आपको टाइम पूरा मिल जा रहा है। पर अभी जो बैक टू बैक एग्जाम चल रहे हैं उनकी कॉस्ट पर नहीं करना है। अब गेट का पेपर अगले महीने, यूपीपीएससी का हिंदी पढ़ने बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता, गलत कर रहे हो आप। गेट जिसको देना है अगले महीने, गेट ही पूरा फोकस करे, 50 चक्कर में ना भागे, उसको गेट ही देना है। एक बात क्लियर, काफी क्राउड इसमें फिल्टर हो गया। इंजीनियरिंग सर्विसेज जून में प्रीलिम्स है, जिसका टारगेट ईएससी का ही था, पूरे साल ईएससी की तैयारी किया हुआ है। अब मुझे बताओ, ईएससी जून में है, लास्ट का 2 महीना रिवीजन में ही आपको टाइम पता नहीं चलेगा, इतना सिलेबस है ईएससी का। तो लास्ट के 2 महीने तो कब हवा निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जनवरी आ गया, अप्रैल मई मालूम ही नहीं चलेगा कब गया, और ईएस जून में है। तो ईएस की तैयारी जब करते आ रहे हैं, तो भैया ईएस का सिलेबस पहले कवर कर लो, ईएस को प्लान कर लो। जैसे गेट वाले स्टूडेंट हैं, वो ज्यादातर ईएस देंगे, तो टेक्निकल उनका यहाँ रेडी है, बाकी नॉन टेक उनको यहाँ कवर करना है। तो फरवरी से लेकर 3-4 महीने में यही तो कर पाएंगे भाई। गेट का टेक्निकल रेडी हो गया, ईएस में कॉमन है। जो दोनों में डिफरेंस है, पहले ये दोनों पेपर एक ही महीने में हो जा रहे थे, अब इस बार गेट और ईएससी में पैटर्न, क्योंकि ईएससी का पैटर्न चेंज हुआ, तो उसमें जो रेलवे ऐड हो गया, पैटर्न चेंज नहीं, रेलवे की वैकेंसी आने के बाद 4 महीने एक्सटेंड हो गया, सिलेबस तो वही है। पर इन दोनों में गैप होने के कारण गेट का तो लगभग क्राउड ईएससी देगा, तो वो 3-4 महीने में जितना ईएससी में डिफरेंस है सिलेबस का, उतना ही तो कर पाएगा, या उसको यूपीपीएससी यही भी ऐड कर दोगे।
तो अलग अलग क्राउड अलग अलग प्लान बना के चले, किसको क्या टारगेट करना है। गेट जिसको देना है वो गेट अभी टारगेट कर ले, कुछ नहीं, और अगले महीने ही हो जाएगा, टाइम ज्यादा है नहीं। ईएससी का जो क्राउड है गेट वाला ज्यादातर गेट में टेक्निकल रेडी है, जो डिफरेंस है वो कवर कर सकता है। गेट वाले को ईएससी देना चाहिए, रेलवे ऐड हुआ, वैकेंसी बढ़ी, जेन्युइन बात है, करना चाहिए। और 4 महीने में वो डिफरेंट सिलेबस जो है डिफरेंस दोनों का कवर कर सकता है। ईएससी जीएस भी आरोहण पर जितना कवरेज है मैच कर लो, किसी ने उसका 80% भी करा रखा हो तो मुझे बता देना। ईएससी का जीएस आरोहण पे जितना अवेलेबल है उसकी क्वालिटी देख लीजिएगा, और उसका 80% भी कवरेज कोई नहीं कराता। अगर आरोहण से पढ़कर ईएससी जीएस नहीं बना तो कहीं से नहीं बनेगा, अगर पेपर गंदा आया तो। जैसे लास्ट टाइम पेपर बहुत खराब बनाया, उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन बने होंगे तो आरोहण वाले को बने होंगे, चाहे कोई कितना ही फीस ले, कितना ही कुछ भी कहता रहे। लेक्चर देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। एग्जाम्पल एनवायरमेंट देख लेना, आईसीटी देख लेना, पता लग जाएगा उससे। ये एथिक्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब आता है आरआरबी सीबीटी। कई बच्चे कह रहे हैं सर आरआरबी तैयारी करूं कि यूपीपीएससी यही करूं। तो मेरा सवाल होता है कि बेटा कौन सी जोन से पेपर दिए थे, कितना स्कोर बन रहा है। स्कोर बता रहे 74। तो जो इस तरह की क्वेरी आती है उसी से मुझे लगता है कि सेशन की जरूरत है। 70 प्लस स्कोर आ रहा है, डिसेंट चांस है कि आरआरबी सीबीटी 1 निकलेगा। सीबीटी 2 सर पे है, तो सीबीटी 1 में बहुत क्राउड फिल्टर होकर मौका मिला है सीबीटी 2 देने का, तो इसको छोड़कर अब यूपीपीएससी यही दिमाग लगा रहे हैं। अरे यार सीबीटी 1 निकला है तो प्री क्वालिफाई कियो मेंस देने के लिए, तो पहले इसको टारगेट करोगे कि इसको लेके बैठ जाओगे? इसको टारगेट करो। अब अगर मैं कोचिंग के एंगल से देखूं तो मैं तो आरोहण का नुकसान कर रहा हूं। मैं तो बोल देता सब लोग तैयारी करो यूपीपीएससी, यही क्राउड बढ़ जाता, अमाउंट बढ़ जाता। पर गलत है, वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत कर रहा हूं मैं, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो। आरआरबी सीबीटी 170 प्लस अगर कोई क्रॉस कर रहा है, वो सीबीटी 2 फुल फ्लैश तैयारी करे। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा, फुल फ्लैश तैयारी इसकी करे, अब इस पे दिमाग मत लगाए। पर ये बाकी बच्चे इसका फॉर्म भर के रख दें, क्योंकि इसकी डेट क्लियर नहीं है। जो सर्टेनिटी है, जहां क्लियर है कौन सी चीज कब होनी है, उसको हम प्लान कर सकते हैं। जहां सर्टेनिटी नहीं है उसको हम प्लान नहीं कर सकते। अभी के हिसाब से आरोहण पे जो हम पढ़वा रहे हैं, इस एग्जाम को मैं मार्च अप्रैल मान के चल रहा हूं, 4 महीने मान के चल रहा हूं। मैं जो पढ़वा रहा हूं, मैं 4 मंथ टारगेट करके यूपीपीएससी का चल रहा हूं, 4 महीने को प्लान करके चल रहा हूं, उसके हिसाब से पढ़वा रहा हूं। तो फॉर्म भरे रहेंगे, फरवरी में गेट हो चुका होगा, आरआरबी सीबीटी 2 मान लो मार्च के आसपास हो जाएगा। और अगर कहीं ये डिले हो गया तो आपके पास चॉइस रहेगी इसकी फुल फ्लैश तैयारी करने की, क्योंकि हर साल पेपर होता नहीं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कहे कि मैं जून और मई से तैयारी कर रहा था इस पेपर को लेकर। जब ये फॉर्म ही अभी दिसंबर में आया है तो पहले से कौन प्लानिंग करके बैठा था इसके लिए? या तो वो गेट दे रहा होगा, या एसी दे रहा होगा, या आरआरबी एसएससी जेई दे रहा होगा, ठीक है। आरपीएससी एई ये सितंबर में है, इस पे तो आरोहण पे बैच है, इसका सोशल एस्पेक्ट है, ये सब जो बैच चल रहा है वो कवर ऑलरेडी कवर हो रहा है ये। तो इसका तो मुझे पूरा कवर करना है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि टाइम है हमारे पास, जब जरूरत है तो कराएंगे। क्योंकि सितंबर में प्री है, फिर मेंस में सोशल एस्पेक्ट आएगा, प्रॉपर टाइम हमारे पास है। सोशल एस्पेक्ट 2018 वाले में पढ़ाया भी था मैंने, इस बार नए टॉपिक भी ऐड हो गए, उसकी चिंता आपको नहीं करना। जो मैंने लॉन्च कर दिया है उसकी चिंता मुझे करनी है, आपको नहीं। बस जितना बताते जाए वो कवर करते चलो, ठीक है। अब अगली बात आती है, सर कुछ ऐसा नया क्राउड है, उल्टा केस, कि यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको उल्टा केस बता रहा हूं, जो ईएससी गेट दे रहा है आरआरबी, इनको सिर्फ ये करना है और इसका फॉर्म भर के छोड़ना है, टाइम मिलेगा तो उसको दिमाग में रखना है। अब उल्टा केस लेके चलते हैं कि सर डेडिकेटेड तैयारी मैं यूपीपीएससी एई को लेकर कर रहा हूं। यूपीपीएससी एई को लेकर मैंने तैयारी शुरू की है फुल फ्लेज, तो और मेरा प्लान गेट नहीं था, तो क्या मैं अब भी गेट दे दूं? 1 महीने में गेट में क्या कर लोगे? एक एक सारे केस में बताता हूं। यूपीपीएससी एई की मैं तैयारी कर रहा हूं, अब मैंने प्लानिंग इसके लिए की है, और अगले ही महीने गेट हो जाएगा तो गेट टारगेट कर लूं क्या? क्यों करोगे भाई? गेट पहले से तैयारी करते आ रहे हो, टेस्ट सीरीज दिए हो, प्रीवियस ईयर लगाए हो, तब तो मैं कहूंगा ना। 2 ही महीने में कैसे कर लोगे? क्या सर मुझे ईएससी देना चाहिए? ईएससी देना चाहिए। उल्टा केस, अगर यूपीपीएससी एई मेन टारगेट है तो ईएससी दे सकते हैं, पर ईएससी को टारगेट करके यूपीपीएससी एई फॉर्म भर के छोड़ दो, उल्टी तैयारी मत करने लगना। अभी फिलहाल यूपीपीएससी एई वाला इसलिए कर सकता है क्योंकि इसमें टेक्निकल तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, ईएससी में क्वेश्चन का लेवल ऊपर रहेगा, ईएससी में क्वेश्चन का लेवल ऊपर रहेगा। और अब कह रहे हैं कि जैसे यूपीपीएससी एई है और ईएससी भी भर दो, ईएससी भर दो, पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स नॉन टेक में बहुत डिफरेंस नहीं मिले, भले टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी आपको अच्छा खासा अंतर मिलेगा।
सेम लेवल टेक्निकल नहीं रहेगा यूपीपीएससी ए और ईएससी का। कॉमन भर भी दो पर टेक्निकल बहुत अच्छा है तो ही ईएससी में बात बनेगी। यूपीपीएससी ए की तैयारी कोई कर रहा है और ईएससी जून में देना है अगर जून वाला, तो टेक्निकल अच्छा बहुत होगा तभी बात बनेगी। यहाँ पर काम चलाओ टेक्निकल ए जेई के लेवल का करके, ईएससी सोचोगे कुछ नहीं बनना टेक्निकल में, कंपटीशन अलग है वहां। गेट वाला क्राउड मेनली ईएससी दे रहा होगा, टेक्निकल का लेवल बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात कि सर फिर हमें क्या हेल्प मिल पाएगी, नॉन टेक में हेल्प मिल पाएगी। नॉन टेक यहाँ पर जो एरिया है, कई टॉपिक हैं वो इससे कॉमन हो जाएंगे और उनमें क्वेश्चन का लेवल मैथ्स एप्टी छोड़कर कई सारे टॉपिक आपके कॉमन हो जाएंगे। तो यही बस एक बेनिफिट मिलेगा और कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। टेक्निकल इसमें और इसमें बहुत अंतर रहेगा क्वेश्चन के लेवल में, तो टेक्निकल यहाँ ऊपर लेवल का रहता है। दूसरी बात, नॉन टेक के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं बस वही कॉमन एरिया है। पर अब यहाँ जो तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, जीके कर, और नॉन टेक में ही बता दूं मैं आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीन ही सब्जेक्ट लोग कह रहे, 3 सब्जेक्ट नहीं है जीएस में। पुराने पेपर भी उठा के देखिएगा अलग अलग ब्रांचेस के, और जीएस मेंस में भी आएगा 25 क्वेश्चन। मैकेनिकल वगैरह के पेपर में देखना जनरल साइंस के भी क्वेश्चन डाले हुए 25 क्वेश्चन में कि नहीं। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये लिख देते हैं सिलेबस, ऐसे पूछते सब हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। अब मुझे बताना जरा 25 क्वेश्चन, अब ये आपसे कहा जा रहा है कि 25 क्वेश्चन में देखो कहां कहां प्रॉब्लम है, एक बार फिल्टर कर देते हैं इस बात को भी। 25 क्वेश्चन जीएस है और कहा जा रहा है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इतना ही नहीं है बेटा, इतना ही नहीं है, ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इतना ही नहीं है। अब इसमें एक बात बताओ, समसामयिकी घटनाएं, समसामयिकी घटनाएं मतलब है जीके एंड करंट अफेयर्स, वो भी तो है सिलेबस में, वो क्यों नहीं है? तो क्वेश्चन आए हुए हैं, पुराने पेपर भी उठा के देखना। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जीके करंट अफेयर, ये 4 हो गए। इसके बाद आप कहोगे इतना ही करना है बस और नहीं करना है। अच्छा, इतना ही करना और नहीं करना है। इसके अलावा जीएस में 4 टॉपिक में और पढ़ाता हूं जो ये जनरल जीएस वाले टॉपिक हैं। इन वाले जीएस में जो आरआरबी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, इनमें जो आते हैं, इन 4 के अलावा और कराता हूं मैं 4। उसमें कराता हूं मैं आईसीटी, एक कराता हूं एनवायरनमेंट, एक कराता हूं मैं लाइफ साइंस, और एक है बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 8 सब्जेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूं जीएस का मतलब ये 8 सब्जेक्ट हैं। ये तो हर कोई कह रहा है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये आएगा, इसकी बात तो खत्म, पढ़ाया हुआ है मैंने। जीके करंट अफेयर, समसामयिकी घटनाएं जो लिखा है वो यही टॉपिक है, जीके एंड करंट अफेयर। नवंबर 24 तक का पढ़ा चुका हूं, फिर इसको आगे ऐड करना है। जो आपके कोर्स में पढ़ा है नवंबर 2024 तक का करा दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है। अब इसके आगे का कंटेंट कवर करना है। और बार बार कह रहा हूं, सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत बैठो, लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी बात क्लास में टीचर बोल रहा होता है वो सब नोट्स में नहीं लिख सकते, और जो मैं खुद पीडीएफ बनाकर देता हूं वो मैं खुद रेडी करता हूं, क्लास नोट्स स्टूडेंट बनाकर देता है। तो लेक्चर जब देखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नोट्स में पता कर लग जाएगी, कहीं बोर्ड से देखकर कोई गलत चीज उतारा है वो करेक्ट हो जाएगी। कई लोग सिर्फ नोट्स के भरोसे बैठे हैं, फिर पेपर होगा फिर रोएंगे। और लेक्चर में मैं 50 चीजें कई बार एग्जाम्पल देता हूं, समझाता हूं, वो नोट्स में लिखना पॉसिबल भी नहीं हर चीज। लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लास किया उसको पता होगा। ठीक है, अब लोग क्या कह रहे हैं 25 क्वेश्चन में यही जीएस। अरे भैया, प्रीलिम्स में भी 25 क्वेश्चन जीएस है और मेंस में भी आएगा। दूसरी बात, जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक जो है उसमें आईसीटी है, आईसीटी है कि नहीं, एनवायरमेंट है उसमें। तो खाली ये 3-4 जीएस कैसे हुआ? जो 8 सब्जेक्ट जीएस के होते हैं, ये 3-4 मान लो आप कह रहे हो 25 क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आईसीटी, एनवायरमेंट, एप्टीट्यूड में ही पूछेगा। साइंस का टॉपिक जो है कंप्यूटर बेसिक आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, वो भी आईसीटी का पार्ट है। पहले सिलेबस तो पूरा आप चेक करो अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। इन आपके एप्टीट्यूड के 3 सब्जेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, तीनों एनवायरमेंट का पार्ट है। फिर एक टॉपिक है ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन, लाइफ साइंस से मैच करता है ह्यूमन डिजीज, कैसे नहीं एरिया होगा। फिर आपका 25 क्वेश्चन मेंस में भी आने हैं जीएस, और मैकेनिकल वगैरह के जो पुराने पेपर हैं यूपीपीएससी के, उठाकर देखो क्वेश्चन साइंस के आए थे कि नहीं आए थे। तो ये जो कहने की बात है, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर आप सरप्राइज हो गए, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये भी आ गया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जीएस का मतलब ये सब सब्जेक्ट होते हैं। और आपका सिलेबस जिस तरह से बनाया है, चाहे 25 क्वेश्चन में, चाहे एप्टीट्यूड में, घुमा फिरा के पूछ आपसे सब लेगा ये। और मैंने सब पढ़ाए हुए हैं, मेहनत करके पढ़ो। सबसे पहले आरोहण में बैच शुरू हुआ है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे कई सब्जेक्ट खत्म भी हो गए। 3-4 तो लाइव में कंप्लीट होने वाले हैं, 2 कंप्लीट हो गए, अभी इसी हफ्ते में 3-4 और खत्म होंगे। तो वो सब चिंता आप मत करो, कंटेंट भी मिल रहा है, क्लास भी प्रॉपर चल रही है। ठीक है,
जो अपडेट करना है वही मैं इसमें करूंगा। तो जीएस का मतलब ये 8 सब्जेक्ट हैं, ये आपको एप्टीट्यूड वाले में भी कॉमन हो जाएंगे, जीएस मेंस में आएगा, वहां भी काम आएंगे। और एक काम और करूंगा मैं, यूपीपीएससी के बहुत ज्यादा पेपर तो अवेलेबल नहीं है, जितने 3-4 पेपर हमने आरोहण पे डाले हैं पुराने, जब जब हुआ था पेपर 25-25 क्वेश्चन करके, मान लो 4 पेपर में 100 क्वेश्चन है, मैं एक काम करूंगा लाइव क्लास में करा दूंगा। तो ये बात ही खत्म हो जाए ना कि सर किसी ने कहा था जनरल साइंस नहीं आएगा, तो जब सारे पेपर करा दूंगा मैं, और मेंस वाले भी जो अगर आया 25 क्वेश्चन वो भी देख लेंगे, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा उसी एग्जाम पे तो ही पता लग जाएगा आएगा कि नहीं आएगा। हम हवा में बात क्यों करें, हम सीधे पेपर को देख के बात करें ना कि भाई पेपर में आया कि नहीं आया। हम रेडी रहें कि भाई क्वेश्चन प्री में चाहे मेंस में चाहे एप्टीट्यूड वाले में पूछ लेगा, ये सब्जेक्ट छूट कोई भी नहीं रहा है, पढ़ने सारे पढ़ेंगे। नहीं 25 में पूछेगा तो एप्टीट्यूड में पूछ देगा, क्वेश्चन बता के थोड़ी आपको पेपर बनाएगा कि आपको क्वेश्चन बता रहा है क्या क्या पूछेगा। टॉपिक लिख दिए हैं, उनके अंदर का सिलेबस लिखा नहीं है, और पेपर बनाने वाला इतना दिमाग नहीं, वो तो क्वेश्चन उठाएगा पूछेगा थोड़ी किसी से। ठीक है, तो ये हो गई जीएस को लेकर बात। सब्जेक्ट अभी आरोहण पर जो लेटेस्ट हमने कराए हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मैंने बार बार कहा है, मेंस का जो एरिया है टेक्निकल वो मैंने अपनी तरफ से फ्री में ऐड कर दिया है। बहुत सारा बच्चा पुअर बैकग्राउंड से भी है, उसको ध्यान में रखते हुए मेंस के सब्जेक्ट मैंने सिविल मैकेनिकल काफी ऐड कर दिया कि वो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, कम से कम आरोहण जो सपोर्ट कर सके वो कर दे। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं सर मेंस का नहीं, मुझे खाली प्रीलिम्स करना है। मेंस मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है कि जो बच्चों को हेल्प हो जाए। मेंस हमने करवाया और वो ऐड किया, भाई आरोहण ने पर आवर टीचर को पेमेंट किया हुआ है, पर बच्चों से चार्ज नहीं किया गया, ये तो अलग से ऐड कर दिया कि क्या पता किसी बच्चे को जरूरत पड़े, जो सब्जेक्ट जरूरत पड़े वो कर ले यहाँ से। प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच हमने बनाया, पर मेंस अपनी तरफ से जितना अवेलेबल है आरोहण पर वो मैंने प्रोवाइड कर दिया, जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। सिविल पूरा खत्म कंप्लीट है, केवल एक टॉपिक बचा है, मैकेनिकल में भी एक टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रिकल में 60% लगभग कंप्लीट होगा। सिविल मैकेनिकल के लिए तो मेंस पूरा पूरा लगभग अवेलेबल कर दिया है मैंने, देखिए लेक्चर्स नोट सब पढ़े हैं उसमें, क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। प्रीलिम्स स्पेसिफिक की बात कर लें अब, प्रीलिम्स स्पेसिफिक में जो आप लोग प्लान कर रहे हो, मैंने पहले भी बोला जीएस के अंदर जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं 2 टॉपिक लेकर चलना चाहता हूं, सेक्शनल कट ऑफ अगर आपको फंसाए भी तो सभी को ध्यान होगा। पिछली क्लास में मैंने कहा था हिंदी छोटा सब्जेक्ट है, पहले कर लेना, 25 क्वेश्चन आएंगे या सेफ हो जाएगा। लास्ट वीडियो में बोला था हिंदी छोटा टॉपिक है, पहले कवर कर लेना। इसमें पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, आरोहण पे जितने लेक्चर अवेलेबल हैं वो हमने दे दिए हैं, पीवाईक्यू ज्यादा लगाने हैं। यूपी के कई एग्जाम में हिंदी आता है, किताब की जरूरत पड़े कोई टॉपिक को पढ़ने के लिए पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ सकते हैं, पीसीएस तक के लेवल पे भी किताब चलती थी, सामान्य हिंदी के नाम से आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है जितने लेक्चर आरोहण पे हैं पीवाईक्यू ज्यादा लगाओ, और वो टॉपिक जो आते हैं यूपीपीएससी के पुराने पेपर में भी हिंदी देख सकते हैं, वो चैप्टर हम इस किताब से भी पढ़ सकते हैं। हिंदी आप 1 वीक में रेडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ही टॉपिक में आपके मार्क्स ज्यादा बनेंगे, सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाएगी, कम टाइम में तैयार होने वाला टॉपिक है ये। हिंदी आरोहण पे जो है पीडीएफ खुद बनानी पड़ेगी, लेक्चर 18-20 अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ वगैरह जो बच्चे कह रहे हैं वो आपको रेडी करना पड़ेगा। हर चीज की पीडीएफ बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो 28 टॉपिक प्रीलिम्स में है तो 25-26 नोट्स पीडीएफ आरोहण प्रोवाइड कर देगा, 1-2 आपको बनाने पड़ेंगे। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं उस बात को, क्योंकि बार बार अलग अलग क्वेरी आ रही है सेम चीज के लिए। लेक्चर हमने हिंदी वाले दे दिए हैं, और मुझे नहीं लगता यहाँ पीडीएफ को लेकर परेशानी होगी, हिंदी सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। अब यूपी में रहकर कोई कहे हिंदी मुझे नहीं आ रहा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सवाल तो अपने आप से भी है कि सर हिंदी 1 हफ्ते में नहीं तैयार कर पा रहे हम, तो कंपटीशन हर चीज कोचिंग स्पून फीडिंग करेगा क्या यार? और स्पून फीडिंग बिल्कुल A to Z कोचिंग पर डिपेंड रहोगे तो कोचिंग क्या करे, कोचिंग पेपर देने थोड़ी जा रहा है, कोई टॉपिक भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अब हिंदी नहीं कर पा रहे हो, 18-20 लेक्चर है, वो सपोर्टिंग बहुत है, सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, क्वेश्चन ज्यादा लगा लो, वो टॉपिक यहां से भी देख सकते हो, हिंदी तो रेडी कर सकते हो, और जो कोचिंग वाला हिंदी पढ़ा भी देगा सेम क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू सबसे छोटा सब्जेक्ट है ये, तो ये पहले निपटाओ। जीएस में जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी 2 टॉपिक अगर कर रहे हैं, मान लो हिंदी कर चुके, एक पॉलिटी यहां से उठा लो, और जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है एक यहां से पिक कर लो। और यहां से पिक करने में भी मैंने 2 चीजें कही थी, पहले तो आपकी ब्रांच से थोड़ा सा मैच कर रहा हो या आपका इंटरेस्ट हो उस एरिया में। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के जो 22 टॉपिक हैं उनमें भी आपका इंटरेस्ट हो, इन 22 टॉपिक में पहली प्रायोरिटी आप देख सकते हैं ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट्स को, उसकी लिस्ट बना के उनको अलग कर लो। सेकंड नंबर पर
ब्रांच वाले हो गए पहले, तो आपका इंटरेस्ट एरिया, और यहाँ पे सीक्वेंस रखना चाहें तो पॉलिटी कर सकते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर तीनों पढ़ाए हैं मैंने, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जीके एंड करंट अफेयर रख सकते हैं। करंट अफेयर अपडेट भी करूंगा मैं, बड़ा सब्जेक्ट है, पर जीके करंट अफेयर बड़ा सब्जेक्ट है। पर एक चीज और, जीके करंट अफेयर में आपके बाद के लेक्चर्स में स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस, ये सब पढ़ाया हुआ है, वो आपका एप्टीट्यूड में साइंस का पार्ट है। तो जीके करंट अफेयर बड़ा सब्जेक्ट है, पर ये बहुत सारी चीजों को कवर कर देता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, ये काम आ जाएंगी इसमें, आपका स्पेस, डिफेंस, ये सारी चीजें यहाँ टॉपिक्स में अलग अलग में बहुत हेल्प करेगा। जीके करंट अफेयर कंप्रहेंसिव पढ़ाया है मैंने, बड़ा सब्जेक्ट है, पहले ये निपटाना तब उसको बाद रखना है इसको। तो एक एक सब्जेक्ट यहाँ से पिक कर लो, एक यहाँ से पिक कर लो, ऐसा मत करो कि चारों यहाँ से करने लग जाओ, सेक्शनल कट ऑफ होगी, 40% दिक्कत होगी। एक यहाँ से पिक कर लो। यहाँ पर मैंने बताया पहले ब्रांच रिलेटेड एरियाज, फिर आपका इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। अभी हाल ही में आरोहण पर हमने जो बैच शुरू किया, 18-19 तारीख के 20 तारीख के आसपास बैच शुरू हुआ था, इसमें देखो कितना कंप्लीट भी हो गया, अभी 2 हफ्ता नहीं हुआ है, और छोटे छोटे टॉपिक हैं, सब सब्जेक्ट बड़े नहीं हैं। हर कोई पैनिक कर गया कि 22 टॉपिक हैं, पहली बार एग्जाम होगा, क्या पूछ लेगा। अरे भाई, कई टॉपिक छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े एरिया नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सेफ्टी का टॉपिक है, सेफ्टी कल मैं कंप्लीट कर दूंगा, कल 6:30 बजे लाइव क्लास जो होगी उसमें सेफ्टी कंप्लीट हो जाएगा। तो सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अब काफी लोग बच्चों के वेलफेयर की बात बहुत करते हैं, पर एक भी फ्री सब्जेक्ट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जो बच्चे क्लास करते हैं, आरोहण की फीस पहले ही बहुत कम कर रखी है, उसके बाद भी आरोहण पर कुछ सब्जेक्ट मैंने पूरे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। जैसे एनवायरनमेंट, पूरी प्लेलिस्ट आरोहण पर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, चैनल पर। आईपीआर पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाल दिया है, और सेफ्टी, ये 3 टॉपिक यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं, अब इसके अलावा डिमांड मत करिएगा, ये 3 टॉपिक यूट्यूब पे आपको पूरे मेरे वाले अवेलेबल हो जा रहे हैं। इन्वायरमेंट अवेलेबल है, आईपीआर अवेलेबल है, सेफ्टी भी कल क्लास खत्म हो जाएगी, एक लेक्चर और देना है, ये भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो आरोहण तो कम फीस में भी करा रहा है, यूट्यूब पे भी हेल्प कर रहा है जहां कर सकते हैं। नोट्स सारे आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आरोहण की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो जब आरोहण की ये बात आए या कम फीस की बात आए, तो ये भी तो बताया जाए कि आरोहण तो फ्री में भी कितनी चीजें दे रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो बिजनेस मॉडल की तरह नहीं है भाई। को अब किसी ने कहा जैसे कि एजुकेशन फीस कम होना रिस्की ना हो जाए, जिस पर्सन ने कहा वो ये खुद नहीं ध्यान रखता कि भाई आप खुद पुअर बैकग्राउंड से आए थे, फाइनेंशियली आपने खुद स्ट्रगल बहुत देखा हुआ है, और आप ये बात कर रहे हो कि अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं होना चाहिए। आप अपना बैकग्राउंड भूल गए और आप अफोर्डेबल एजुकेशन को सपोर्ट करने के बजाय आप कह रहे हो कि ज्यादा फीस पर बच्चा आए। तो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट की बात है, तो आप डिस्क्रिमिनेशन तो पहले ही लेवल पे कर दे रहे हो, फाइनेंशियल बेसिस पे, कि जिसके पास पैसा होगा वो पैसा दे के आगे बढ़ेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट भी उसी को मिल पाएगा आगे। और जो नीडी है सही मायने में, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, पहले लेवल पे फिल्टर कर दिया आपने। तो आरोहण भी अगर नहीं होगा तो वो भी सपोर्ट चली जाएगी बच्चों के लिए। ये इमोशनल कार्ड, कोई फालतू गेम बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए किसी को। तो जो क्राउड जो एक उम्मीद देख रहा है कि भाई हमारे लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑनलाइन में कुछ प्लेयर अगर कम फीस में कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हो, तो ये तो उल्टा अप्रिशिएट होना चाहिए, इसमें कोई गुनाह तो नहीं कर रहा वो कम फीस में कोई चीज करा के। और भाई हो सकता है मेरी जरूरत है, मेरे खर्चे कम है, मुझे नहीं नीड है उतने की, तो मैं कम पे कर रहा हूं, पर फीस के हिसाब से क्वालिटी जज कैसे कर लोगे। मैं उदाहरण देता हूं आपको, आईपीआर मैंने पढ़ाया, आप आईपीआर के लेक्चर या इन्वायरमेंट कहीं से कंपेयर कर लीजिए। अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए कि मैंने ठीक पढ़ाया, पर आप कहीं से पहले कंपेयर करिए, तब इस बात को बताइए कि यहां तो मैंने यूट्यूब में फ्री डाल दिया, तो यूट्यूब में फ्री दे दिया, तो क्या मैंने क्वालिटी कम कर दी क्या? कि इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाया तो मैंने कोई फ्री कंटेंट दे रहा हूं, 2 लाइन काट दिया क्या? वहां पर पूरा पढ़ाया। इवन मेरी क्लास करने के लिए जो बच्चे ज्यादा फीस देकर आते थे, उससे भी ज्यादा कंटेंट यहाँ कर रखा है। सिविल सर्विसेज पेपर हुआ, उससे पहले इन्वायरमेंट पढ़ा दिया था, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट सिविल सर्विसेज तक में आए। तो ये कंटेंट के हिसाब से चेक होगा या पैसे के हिसाब से चेक होगा, कौन क्वालिटी क्या दे रहा है? क्वालिटी का पैसे से क्या लेना देना? मेरी इच्छा है, मैं क्या पता फ्री पढ़ा दूं पूरा। जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो कोई मनी थोड़ी दिमाग में चल रहा है किसी के। इन्वायरमेंट जितना पढ़ा हुआ है, कहीं से किताब उठा लो, कहीं पढ़ लो और खुद ही चेक कर लेना, एक बार मालूम चल जाएगा। पर बस बात यही है कि प्रचार नहीं कर सकता मैं, प्रमोशन नहीं करूंगा, कोई देखे मत देखे।
बता दिया है, ये फ्री कंटेंट यूट्यूब पे है। सेफ्टी भी पूरा एक लेक्चर रह गया, कल वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप खुद ही देखिए सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। और कंपैरिजन तो तभी हो पाएगा जब बाकी लोग भी लेक्चर डालें, तभी पता लगेगा कि आरोहण ठीक कंटेंट दे रहा है कि बाकी लोग दे रहे हैं। पर बाकी जगह आपको यूट्यूब पे फ्री कुछ मिलना नहीं है, दिक्कत ये है। ठीक है, तो सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर ये बात कही जा रही है एजुकेशन सस्त कम प्राइस की है तो अच्छी होगी कि नहीं, तो ये कंपैरिजन तो तभी होगा ना कि ज्यादा फीस भी अगर है तो वो भी लेक्चर डाले जाए, तभी कंपैरिजन नेक टू नेक हो पाएगा। कि कोई टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, भाई मेरी एबिलिटी है कि मल्टीपल सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना पसंद है। मैं एक स्टूडेंट की तरह ही मुझे पढ़ना पसंद है, मैं दिन भर जितना पढ़ सकता हूं, मुझे कोई थकान नहीं उसमें। एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उतनी मेहनत में कर सकता हूं, और करता हूं जहां तक होती है। सारी पीडीएफ कंटेंट मैं खुद बनाकर आपको देता हूं, तो क्या वो अपने आप बन जाती है क्या? मैं खुद बनाकर आपको दे रहा हूं, तो कंटेंट बैठ के रेडी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तभी तो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं मैं। तो ये कैसे डिसाइड हो जाएगा कि एक टीचर 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता? सिविल सर्विसेज में नहीं पढ़ा सकता, मैं ये मानता हूं सिविल सर्विसेज में एक टीचर 10 सब्जेक्ट डील करना मुश्किल है। पर इस तरह के एग्जाम में कोई टफ नहीं है, यहाँ कोई बहुत सिविल सर्विसेज लेवल का नहीं आता। सिविल सर्विसेज के लिए आज भी 3 ही टॉपिक में डील करता हूं, पर इस तरह के एग्जाम में कुछ भी लेवल नहीं है, बहुत बेसिक चीजें आती हैं। अब पॉलिटी हिस्ट्री बेसिक लेवल का पूछता है तो वो पढ़ाना इन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, अभी पेपर हुआ बीपीएससी यूपीपीएससीएस, तो वो देख कर तय करो ना कि सर ने मल्टीपल सब्जेक्ट कराया, कहीं कमी छोड़ी है क्या? अब कोई एथिक्स पढ़ रहा है, कोई आईपीआर पढ़ रहा है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा है वो पढ़ रहा है, सोर्स भी बता रहा हूं कि नोट्स भी कहां से रेडी हुए हैं, ऑथेंटिक आप डाटा चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़ाई होंगी तो गवर्नमेंट की एक्चुअल साइट से कंटेंट दिया होगा आपको मैंने, डाटा में भी गड़बड़ बहुत रेयर चांस है कहीं हो, तो उतना डेडिकेशन जिसमें होगा वो कर लेगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि एक टीचर मल्टीपल चीजें नहीं कर सकता? अब थर्मो मेरा एरिया नहीं है, थर्मो दूसरे टीचर ने पढ़ाया, मेंटेनेंस मेरा एरिया नहीं, दूसरे टीचर ने पढ़ाया। स्टूडेंट का करियर मेरे लिए बहुत मैटर करता है, नहीं तो मैं वो टॉपिक भी डील करने लग जाता, वो मेरा एरिया नहीं है, मैं नहीं करता। पर जो मेरे एरियाज हैं, मुझे पता है कि मैं जस्टिस कर सकता हूं, वो मैं ही कराता हूं। उसमें क्वालिटी कम मिले तो बोलो ना, क्वालिटी कम हो तो दूसरे टीचर से करा देंगे, क्या परेशानी है? तो सेफ्टी स्टैंडर्ड ये अभी कल खत्म हो जा रहा है। बेसिक्स ऑफ थर्मो प्रीलिम्स के लिए अलग से कराया है, टेक्निकल वाला तो ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, मेंस में आपको दिया भी है, मेंस वाले फोल्डर में पड़ा है, पर अलग से हमने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग से प्रीलिम्स के लिए करा दिया है, जो 12-15 घंटे की जरूरत थी सिविल इलेक्ट्रिकल को भी ध्यान में रख के। तो बेसिक्स ऑफ थर्मो 1-2 क्लास बची है, ये कल परसों में खत्म हो जाएगा। सेफ्टी कल कंप्लीट हो रहा है, थर्मो भी कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ मशीन मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मशीन्स मेंटेनेंस, ये कंप्लीट हो गया है। तो इतना कंप्लीट करिए, अगर किसी को लगेगा और ऐड करने की जरूरत है तो एक आध लेक्चर और जोड़ेंगे, हालांकि काफी है, छोटे छोटे टॉपिक हैं कई सारे, उनको पहले किया है। आईपीआर ऑलरेडी कंप्लीट है, मेरा कराया हुआ है। आईपीआर में 2-3 लाइन बस अपडेट करनी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का लिखा है, 24 की रैंक, 39 इंडिया की, बस वो अपडेट करना है, कल मैंने बताया भी था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 42 वही मेंटेन है। तो जब पीडीएफ में 23 का डाटा लिखा है, 24 का है, तो बस ऐड कर लो, बाकी कंटेंट तो बदलेगा नहीं, हार्डली 2-3 लाइन अपडेट होगी। मैं अपडेट कर भी दूंगा पीडीएफ, बता भी दे रहा हूं, और जब पढ़ें तो अपडेट साथ के साथ कर भी सकते हैं। आईपीआर कंप्लीट है, ये पढ़ सकते हैं। फिर एथिक्स काफी कराया है, जरूरत पड़ेगी एक आध लेक्चर और जोड़ दूंगा मैं। ईएस के लिए भी टॉपिक भी इन्होंने वही लिया है जो ईएस में टाइटल यूज किया है, सेम हेडिंग यूपीपीएससी में भी रखी है। आईपीआर कंप्लीट है। इन्वायरमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन पीडीएफ भी कल ऐड कर दिया है फोल्डर में। इन्वायरमेंट इसलिए पढ़ना जरूरी है, प्री मेंस और आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में 3 टॉपिक ये आपका सीधे यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं और हर एग्जाम में आएगा। और जितना कराया है बहुत कराया है इसमें। इन्वायरमेंट में केवल क्या करने की जरूरत है, चैप्टर 2 जब आएगा, या मान लो चैप्टर 3 में, जैसे मान लो समिट है, अब 2023 तक की समिट लिखी है तो 24 की वहीं नोट कर लो एक लाइन। टाइगर रिजर्व हमने लिखे हैं चैप्टर 2 में, तो मान लो 51 लिखे हैं, तो इस साल में 2-3 नए बन गए, वो बस नोट कर लो। रामसर साइट भारत में कितनी है नई वाली, वो 2-4 जोड़ लो। हालांकि ये मैंने करंट अफेयर में अपडेट कराए हैं, इन्वायरमेंट का अपडेशन भी करंट अफेयर में कराया है मैंने, पर इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ते समय 2-3 लाइनें ऐड कर लें वहीं पर। ये तो समझ किसी को भी आ रहा है कि 23 का डाटा लिखा है, 24 की रैंकिंग, 24 की कोई रैंक है या 24 की सबमिट का नाम है, वहीं जोड़ लें एक लाइन। और वो अपडेशन भी करंट अफेयर में कराया हुआ है। अर्थ डे जैसे हुआ, तो पिछले साल अर्थ डे हुआ, वहां कॉपी में थीम लिखी है, तो 2024 की थीम हम नहीं लिख सकते क्या इन्वायरमेंट में?
करंट अफेयर में वो भी सब अपडेट करा रखे हैं मैंने। तो इन्वायरमेंट करंट दोनों करेंगे, सब टॉपिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट पे कवर हो जाते हैं। अपडेशन भी इन्वायरमेंट में तो, करंट अफेयर में तो नवंबर 24 तक का करा चुका हूं अपडेट। पीडीएफ अगर भी देखेंगे नोट्स उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्का दुक्का लाइन का चेंज आएगा। जब इन्वायरमेंट लाइव में कराऊंगा अभी दोबारा, तो यही कुछ चीजें अपडेट होंगी, कंटेंट उसमें और नहीं बढ़ेगा। वो ऑलरेडी इतना कंटेंट है, सब कुछ कवर कर रहा है। वो कंप्रहेंसिव पढ़ाया था मैंने कि सारे एग्जाम में काम आ जाए। बहुत ज्यादा चेंज इन्वायरमेंट में नहीं आएगा। लाइव कराऊंगा फिर दोबारा, तब भी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा लाइव में, तो हिस्ट्री भी, अब हिस्ट्री थोड़ी बदलेगी, उसमें क्या चेंज करोगे? वहां तो कोई करंट अपडेशन भी नहीं करने की जरूरत है। तो कई सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, बस पॉइंट क्या है, पढ़ो। अगर एग्जाम अप्रैल में हो गया और कोई सोचे कि मैं लाइव पूरा खत्म कराऊंगा, वो तो हो सकता है दिन में 10 घंटे क्लास लगाए कोई करा दे, तो स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। अगर एग्जाम अप्रैल में हो गया तो लाइव पूरा खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डिंग दोनों मिलाकर करेंगे, तो टाइमली पूरा कर लोगे आप। पूरा पूरा लाइव के चक्कर में पढ़ोगे, नहीं कर पाओगे अगर अप्रैल में पेपर हो गया तो। खुद आप देख सकते हो कितने टॉपिक हैं। भाई एग्जाम डिले हो जाए तो मेरे नहीं पॉसिबल है लाइव, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं जानता हूं कि अगर अप्रैल में हो गया लाइव पूरा, नहीं कोचिंग करा देगा 10-10 घंटे क्लास करा के, आप नहीं कर पाओगे फिर। तो इतने सारे सब्जेक्ट जो हैं ये ऑलरेडी कंप्लीट हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड कल खत्म हो जाएगा, मैं अपडेट कर दे रहा हूं एक बार। थर्मोडायनेमिक्स 1-2 क्लास का रह गया। मशीन मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, ये भी लेटेस्ट कराए गए हैं, पुराने लेक्चर नहीं है। आईपीआर लास्ट ईयर कराया हुआ है, सिर्फ आईपीआर में 2-3 लाइन बस चेंज होगी। कोई पर्सन चेयरमैन कहीं नाम बदला, बस वो अपडेट कर लो एक बार। फैक्ट कहीं पर आए, बस फैक्ट को एक बार चेक करने की जरूरत है, बाकी आईपीआर कंप्लीट है। एथिक्स में कुछ नहीं बदलने वाला, एथिक्स वही रहेगा। इन्वायरमेंट में बस यही 2-4 लाइनें चेंज होंगी, बाकी सारा वही रहेगा। एक अभी टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके भी 6 लेक्चर हो गए हैं। रेगुलर चल रहा है, ये पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है कोई। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, और सभी टीचर को मैंने कहा हुआ है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराएं। आप देख रहे होंगे क्लासेस में क्वेश्चन ज्यादा कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराएं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता क्या करना है, तो थ्योरी क्वेश्चन दोनों कवर होगा। तो बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चन की बात आए तो आपके कोर्स के अंदर फोल्डर पड़ा है जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। काफी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं उसमें। अलग अलग एग्जाम के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन जीएस के करवा रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पुराने टेस्ट सीरीज जो आरोहण पे थे वो भी कराए हुए हैं, वो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज जो है एई की, ये कोर्स से अलग रखी है। इसलिए अलग रखी है कि कोई आरोहण का स्टूडेंट कहीं और टेस्ट सीरीज करना चाहे, या कहीं और वाला आरोहण पर आना चाहे, तो ये बिल्कुल सेपरेट है। 950 के आसपास कुछ प्राइस इसका आ रहा है। 20% ऑफ आरोहण पे कोर्स में भी है, टेस्ट सीरीज में भी है। पूरे पर 20% ऑफ 7 जनवरी तक फिर बढ़ा दिया था मैंने। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बढ़ा दीजिए, 7 जनवरी तक 20% ऑफ फिर पूरे सारे कोर्सेज पर। और टेस्ट सीरीज सेपरेट रखी है, उसका कोर्स में फीस नहीं जोड़ा गया, ये बिल्कुल अलग रखा गया है। 2 टेस्ट भी करा दिए गए हैं, इसके अंदर भी 2 टेस्ट हो गए हैं। और टेस्ट कोई कभी भी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीडियो कितनी बार भी देखा जा सकता है आरोहण पर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और वैलिडिटी भी 15 महीने है कोर्स की भी। डेट ऑफ एनरोलमेंट से 15 महीने में कभी भी कोई ज्वाइन कर रहा है 15 महीने देख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितनी मर्जी बार देखें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऐप, कहीं पर भी। ठीक है, दूसरी अगला पॉइंट, तो सब्जेक्ट कई सारे इसमें हो ही गए, मैंने बताया। एक टॉपिक और अभी चल रहा है आपका साथ में, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, इसके भी 3-4 क्लास हो गए हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट तो अभी 10 दिन के अंदर करा दिए हैं, तो सिलेबस कैसे नहीं खत्म हो जाएगा टाइमली। जो हुआ बना हुआ था कि पहले आपको चीजों को कठिन बताया जाए, जब कठिन बताया जाएगा तब आप फीस पे करोगे, ज्यादा पैसा दोगे। आसान बता दिया जाएगा तो आप पे नहीं करोगे। छोटे छोटे टॉपिक को भी इतना हुआ बना दिया गया है कि नासा से पेपर आएगा। 8-8, 10-10 घंटे के टॉपिक है कई सारे। अब हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट छोटा सा टॉपिक है, 3-4 क्लास हो भी गई है। ये भी इसी मतलब 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते पूरे होते होते हम लोग कम से कम नए कराकर लेक्चर 7-8 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी आफत की बात है, पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब थोड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, इनमें टाइम फिर भी ज्यादा लगता है। इनमें टाइम नहीं लगेगा, इनमें इन्वायरमेंट ही सबसे बड़ा टॉपिक है आपका यहाँ पर। क्यों बड़ा टॉपिक है? क्योंकि वो 3-4 टॉपिक कवर कर रहा है। ठीक है, हैंडलिंग स्टोरेज प्रोडक्ट ये खत्म हो जाएगा तो इसी वीक में। सेफ्टी कल खत्म करने के बाद अगला सब्जेक्ट जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो मैं करूंगा ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन। टाइम वही रहेगा लाइव में 6:30।
ह्यूमन डिजीज एंड सैनिटेशन। और दूसरी बात है, सर हमने कोई टीचर की क्लास कर ली, आपसे तो क्वेरी पूछ लेते हैं, जिस टीचर ने पढ़ा दिया उनसे क्वेरी कैसे पूछ पाएंगे? उनकी मेल आईडी और नंबर में लिस्ट बना के दे दूंगा, टॉपिक खत्म होने के बाद जिसकी क्वेरी है उस टीचर को डालेंगे, वो रिप्लाई कर देंगे। वो भी चिंता दूर हो गई कि कोई टीचर का कोई सब्जेक्ट हो गया, क्वेरी कैसे पूछेंगे? मेल आईडी नंबर रहेगा, पूछ लेना, कोई टीचर मना नहीं करेगा बताने के लिए। यही तो सपोर्ट चाहिए, और क्या चाहिए? तो ये टॉपिक हैंडलिंग स्टोरेज अभी खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक सेफ्टी के बाद मैं ये शुरू करूंगा। तो 7-8 टॉपिक तो मैंने वो बता दिए जो भी हाल फिलहाल में ही कुछ खत्म हो गए, कुछ होने वाले हैं। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पुराने एथिक्स का वही रहेगा, नहीं बदलेगा। आईपीआर वही रहेगा, एनवायरमेंट वही रहेगा। ये पुराने रिकॉर्डिंग जो दी थी मैंने, पुराने का मतलब 4 साल पुराना नहीं है। आरोहण स्टार्ट हुआ 1.5 साल हुआ है, ये सब विद इन 1 ईयर के ही है। एनवायरमेंट पिछले साल मई के आसपास का है, पर उसमें कोई बहुत चेंज नहीं होगा, ठीक है? वो भी काम आएगा। अभी आरआरबी में एनवायरमेंट आएगा, वहां भी काम आएगा। एनवायरमेंट अभी आरआरबी में भी तो आएगा, यही एनवायरमेंट वहां भी काम आ जाएगा। आरपीएससी वाला बच्चा भी बहुत यूपीएससी यही भर रहा है, यही बात है। तो इसमें आईपीआर है, एथिक्स है, एनवायरमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ाया था थ्योरी पूरी, नागराज और बर्नेस वाली जो किताब है थ्योरी उसी की है। तो ऑथेंटिक है कि नहीं खुद देख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये मैंने कराया भी था, इसमें ये भी कंप्लीट है। तो ये सब जो टॉपिक हैं इनको कंप्लीट कर लो। इतने सारे एरिया तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 22 टॉपिक कर रहे हो, 12-14 टॉपिक तो वैसे ही कंप्लीट हो जा रहा है। अब जैसे 2 फोल्डर की मैं बात कर रहा हूं, एक फोल्डर आरोहण पर एनर्जी कन्वर्जन का है, उसमें थोड़े से लेक्चर इलेक्ट्रिकल का भी ऐड किए हैं, अभी उसको पहले टारगेट मत करो। और एक आपका प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, उसमें वेल्डिंग वगैरह के कुछ टॉपिक मैंने डाले हैं। तो ये दोनों अभी कंप्लीट होना है, अभी इसके चक्कर में मत भागो, इन दोनों के चक्कर में मत पड़ो, अभी बाकी एरियाज कंप्लीट कर लो। ये अभी मुझे कंप्लीट कराने हैं, जो फैकल्टीज इसके लिए अभी असाइन करना है, कराना है, तो अभी इसको मत टारगेट करो पहले, ठीक है? आईसीटी वगैरह करा रखा है, आईसीटी कर सकते हो, आईसीटी ऑलरेडी कंप्लीट है। बहुत सारे टॉपिक देखोगे ऑलरेडी कंप्लीट है, यहां लिख दे रहा हूं। जैसे कंप्लीट मैं बोलूं तो कंप्लीट इसमें से आईपीआर कंप्लीट है, एथिक्स कंप्लीट है, एनवायरमेंट कंप्लीट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट है, आईसीटी कंप्लीट है। तो इतने टॉपिक तो ये हो गए, जो रनिंग में है वो भी खत्म हो रहे हैं। तो 12-14 टॉपिक तो वैसे नहीं पढ़ जाएंगे। जो 25 क्वेश्चन जीएस है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब कराए हुए हैं। भाई ज्योग्राफी नहीं बदलेगा, हिस्ट्री नहीं बदलेगा, पॉलिटी नहीं बदलेगा, ये तो वैसे ही स्टैटिक रहेगा। लाइफ साइंस नहीं बदलेगा, तो स्टैटिक एरियाज है। करंट अफेयर अपडेट होगा तो नवंबर तक का करा चुका हूं, फिर आगे अपडेट कराऊंगा। तो आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, बाकी दिमाग आपको नहीं लगाना। क्वालिटी कंट्रोल है मनीष, पूरा कंप्लीट है। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल एक एरिया है। मैंने क्वालिटी कंट्रोल के अलावा कुछ और भी टॉपिक दे दिए हैं, क्योंकि 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 6 सिग्मा है, टीक्यूएम है, टीपीएम है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो उन्होंने सिलेबस में क्वालिटी कंट्रोल लिखा है, स्टैंडर्ड्स का टॉपिक भी साथ में जोड़ दिया है कि स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी की बजाय किसी और टॉपिक में ना पूछ दे। कोई टॉपिक मान लो हैंडलिंग एंड स्टोरेज से कनेक्ट हो रहा है, कोई टॉपिक आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी से कनेक्ट हो रहा है, तो स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी के जो टॉपिक हैं वो 2-3 सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहे हैं। तो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल ना देकर हमने ये भी दे दिया है, भाई इसमें पूरा पढ़ाया गया है तो मेरे लिए तो आसान है, क्वालिटी कंट्रोल अलग कर दूं इसमें 10 लेक्चर, पर ये भी साथ में ऐड कर दिए हैं क्योंकि 2-3 टॉपिक एक दूसरे से मैच करने वाले हैं। उनका सिलेबस भी माइन्यूट नहीं दे रखा, इसलिए स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी पूरा दिया है, जो ईएसी के मतलब का भी है और यहां भी मतलब का है। इसमें काट छाट मैंने इसीलिए नहीं की, फिल्टर करना मेरे लिए बड़ा आसान है, पूरा कंप्लीट है। ये अच्छा पढ़ाया गया तो वो टॉपिक अलग कर देते, पर जैसे स्टैंडर्ड साथ में जो एरिया है, ये मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट था, वहां से अलग करके निकाला गया टॉपिक है ये। तो ये हैंडलिंग एंड स्टोरेज में या सेफ्टी में कहीं ना कहीं कोई टॉपिक हेल्प कर सकता है, इसलिए मैंने इसको यहां से नहीं हटाया। फिर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कुछ मैच कर जाए बात, तो इसलिए मैंने पूरा एरिया दिया है इसमें। हर चीज का एक जस्टिफिकेशन है, ठीक? तो एनर्जी कन्वर्जन, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, अभी उसको छोड़कर बाकी एरिया जो कंप्लीट है वो कवर कर सकते हो। बता भी दिए मैंने कौन कौन से रेडी हैं। ये कंप्लीट है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। 6 सिग्मा से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, ठीक है? एक बार बता भी देता हूं चार्ट में, नोटिफिकेशन जो यूपीपीएससी का था एक बार बता भी देता हूं मैं इसमें। तो जो 25 क्वेश्चन जीएस है वो पूरा का पूरा अवेलेबल आरोहण पर ऑलरेडी है, आरोहण पर ऑलरेडी अवेलेबल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर,
लाइव में किसी ना किसी बैच के लिए मैं कराता रहता हूँ, लाइव चाहोगे तो फिर से भी कर लोगे आगे जब मैं लाइव कराऊंगा, पहले मैं एप्टीट्यूड वगैरह का एरिया खत्म करा दूं, लाइव में एक एक करके चलते रहते हैं सब्जेक्ट, तो लाइव एक्सेस भी रहेगा। किसी को आगे जाके 2 महीने बाद करना है तो भी कर सकता है, लाइव एक्सेस भी रहेगा। पर टाइमली किसी को पहले खत्म करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ नहीं बदलेगा, पॉलिटी तो अभी जल्दी पढ़ाया हुआ है, 3 महीने मुश्किल से हुए हैं पॉलिटी, तो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह नहीं बदलने वाला। लाइव कराऊंगा फिर से तब भी उतना ही कवर होगा, हिस्ट्री थोड़ी बदल दोगे। अब देखो एक टॉपिक है डिजाइन एंड ड्राइंग, मैं एक एक करके बोलता जाता हूं, जो कंप्लीट है उस पर टिक कर देता हूं मैं। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग ये कंप्लीट है, अच्छे टीचर ने पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में मैकेनिकल ईसी दोनों का पार्ट दे दिया है मैंने। मैकेनिकल वाला पोर्शन पहले कर सकते हैं, क्वेश्चन ज्यादा उसके रहेंगे, मैकेनिकल की तरफ से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, मैं उस पर डॉट बना दे रहा हूं, जो रनिंग है उस पर डॉट बना देते हैं। डिजाइन ड्राइंग कंप्लीट है, मटेरियल्स कंप्लीट है, थर्मोडायनेमिक्स ऑनगोइंग है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन, अभी इसमें इरिगेशन वगैरह के लेक्चर डाले हुए हैं, पर अभी इसको मुझे फिल्टर करना है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए अभी इसको मत पढ़ना, अभी इसको क्रॉस कर दिया है मैंने, अभी इस पर मुझे काम करना है, फोल्डर वगैरह इसको रिशफलिंग करानी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कल खत्म हो जाएगा, आईसीटी अभी जल्दी का पढ़ाया हुआ पूरा कंप्लीट है। आरआरबी वाले बच्चों में कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे, तो आईसीटी में कंप्यूटर का कुछ पार्ट जैसे मेमोरीज है, नेटवर्किंग है, ओएसआई लेयर्स हैं, रैम रोम वगैरह जो मेमोरीज वगैरह बताया हुआ है, कंप्यूटर में वायरस क्या है, ट्रोजन क्या है, ये सब बताया हुआ है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह बताए हुए हैं, फायरवॉल वगैरह बताया है। कंप्यूटर बेसिक्स आरआरबी वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, कई पेपर में कंप्यूटर बेसिक्स आता है, आपको क्या करना है आरआरबी वालों को क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्वेश्चन अलग अलग जो बनते हैं। आरआरबी वाले बच्चे जिन एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी आपने पढ़ लिया, काफी सारा कंप्यूटर का पार्ट उसमें कराया भी है, टेक्नोलॉजी भी कराया है, कंप्यूटर के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एसएससी वगैरह में भी आता है, जिन जिन एग्जाम में आता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज कंप्यूटर के लिए लगाने हैं, क्योंकि कंप्यूटर इतना बड़ा एरिया है, आईसीटी कितना ही पढ़ा लूं मैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्यूटर में बन जाते हैं, लैंग्वेज के ऊपर एएससी आई डबल कोड, जो उसका अमेरिकन जो कोड है उसका फुल फॉर्म बताइए, आस्की कोड बोलते हो, जो आस्की कोड बोलते हो इसका फुल फॉर्म बता दो। ऐसे जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं पीवाईक्यूज लगाओगे बहुत सारे कवर हो जाएंगे। लैंग्वेज लिख दिया, इसमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है कौन लो लेवल है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कंप्यूटर के लगाओगे बन जाएगा, अभी दिक्कत नहीं होगा, बेसिक बेसिक ही पूछेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, एआई का पार्ट थोड़ा सा मैंने आईसीटी में बताया हुआ है, एआई है क्या, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्वेश्चन बनना भी यहीं से चाहिए। पर अगर एआई का कोई टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट है, कोर टेक्नोलॉजी टर्म वाला है, तो वो हम कवर करेंगे, ये अभी नहीं कराया गया है, क्रॉस कर दिया मैंने। एआई रोबोटिक्स नहीं हुआ है, एआई थोड़ा सा आईसीटी में इंट्रोडक्शन मैंने कराया हुआ है और करना है। पर टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस हो गया है। ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंट में कवर है। देखो ग्रीन एनर्जी कंफ्यूज मत हो, ग्रीन एनर्जी में सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, ओटीईसी ये सब आ जाते हैं। जो इको फ्रेंडली एनर्जी है उसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो एनर्जी रिन्यूएबल है पर ग्रीन नहीं है। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली नहीं होते, इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं, पहले ही बताया था। तो ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंट के लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। फिर अगर कुछ में ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत इक्का दुक्का चीज कहीं ऐड होगी तो मैं कर दूंगा, पर मेजोरिटी एरिया ऑलरेडी कवर्ड है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपका ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल, ये 2 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पर। ग्रीन हाइड्रोजन में टॉपिक लिख भी दे रहा हूं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, मिथनॉल, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायोफ्यूल्स, फ्यूल सेल, ईवी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। ये सब एरिया, या इसमें एक वो भी है ग्रीन अमोनिया, ये सब एरिया जो है यहां से क्वेश्चन का चांस। सोलर की स्कीम, प्रोग्राम, करंट अफेयर में ये सब भी पढ़ाए हुए हैं। तो ये सब एरिया, फ्यूल सेल, ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, ग्रीन अमोनिया, बायोफ्यूल, ईवी, ये सब एरिया के क्वेश्चन आपको ग्रीन एनर्जी मिलेंगे। एनवायरमेंट में ये एरियाज ऑलरेडी पढ़ाए भी हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं। कुछ ऐड करना है तो और ऐड करूंगा, पर उससे ऐड करने की गुंजाइश बचेगी नहीं। A to Z एनवायरमेंट सब कवर्ड है।
बहुत एक क्वेश्चन चलो प्रैक्टिस में कवर कर लेंगे या टेस्ट सीरीज में डाल देंगे, पर वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा आपका, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी एक पॉइंट भी तो वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है कि और कितना एक्सप्लोर करना है, कोई पॉइंट रह ना रहा हो वो खुद ही मैं चेक करता हूँ, तो वो आपको चिंता नहीं करना, बस इतना कवर करते चलो। टाइम सबसे मेन कंसर्न है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके 6 लेक्चर हो गए हैं, 6ठा लेक्चर आज अपलोड कर दिया, ये भी नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। एनर्जी कन्वर्जन में कुछ लेक्चर ऐड किए हैं, पर अभी इसको मत देखना, अभी मुझे फिल्टर करना है इसको। डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिलाकर कवर्ड है। डिजास्टर क्यों आते हैं, क्या डिजास्टर किस रीजन से होता है और कैसे उसको कंट्रोल मेजर क्या क्या हो सकते हैं। साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, फ्लड है, ड्रॉट है, डेजर्टिफिकेशन है, तो अलग अलग स्थिति में क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिलाकर ये कवर होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अर्थक्वेक वगैरह में तो ज्योग्राफी में देखोगे लास्ट में पीडीएफ भी दे रखी है, सिस्मिक वेव कौन कौन से टाइप की होती हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात होगी तो एनडीएमए का क्या काम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, स्टेट के पास अपनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, किनके क्या काम है, इन्वायरमेंट वगैरह बताए हुए हैं। एथिक्स पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है कंप्लीट। आईपीआर कंप्लीट। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन, सेफ्टी कल खत्म होगा तब शुरू कर दूंगा। हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, ये भी इस वीक में खत्म होगा। क्लाइमेट चेंज कंप्लीट, इन्वायरमेंट का पार्ट है। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन अभी नहीं करना, ठीक है। 2 टॉपिक आपके साइंस के हैं लास्ट में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहां इसने लिखा है, यूपीएससी में तो ऑलरेडी आता है साइंस टेक्नोलॉजी, सिविल सर्विसेज में भी आता है, और वहां पर भी इतना ही लिखते हैं ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी का काफी पोर्शन आईसीटी में कवर हो जाता है, डिजिटल वाला पार्ट जो है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं, भीम ऐप क्या है, यूपीआई क्या है, फुल फॉर्म बताइए, रडार, सोनार, फुल फॉर्म, लेजर, और उसके अलावा लिडार टेक्नोलॉजी, ड्राइवरलेस कार, टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट। तो करंट अफेयर और आईसीटी मिलाकर टेक्नोलॉजी का बहुत पार्ट आपका ये वाला कवर हो जाता है। ये लगभग चीजें मैं बता चुका हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी और करंट अफेयर पढ़ लोगे, इसमें लगभग आपका ये खत्म हो जाता है। इसमें करंट अफेयर में स्पेस, टेक्नोलॉजी में आपका स्पेस आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा, इंडिया ने क्या नई मिसाइल्स बनाई, क्या नए वेपन्स बनाए, स्पेस, डिफेंस, फिर आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल वाला पार्ट, डिजिटल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आ जाता है, डिजिटल पेमेंट्स, नए नए जो डिजिटल एप्स, ये सब पार्ट आपका इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में कवर हो जाएगा। और ये जो ऊपर लिखा है ना, रिसेंट डेवलपमेंट अप्लाइड साइंसेस, जैसे नोबल फिजिक्स मिला, नोबल फिजिक्स क्या चीज के लिए मिला, स्टेम सेल क्या होता है। अच्छा, इसमें देखना, इसमें काफी लोग जो गार्बेज पढ़ाएंगे, अप्लाइड साइंसेस में काफी लोग गार्बेज पढ़ाएंगे, बहुत लोग, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा लोगों को कराना क्या है। वो ले जाएंगे इसको सिविल सर्विसेज के लेवल पर, जैसे बायो मेम्ब्रेन, न्यूमो स्ट्रक्चर, न्यूमेटिक स्ट्रक्चर, कुछ भी पढ़ाना शुरू करेंगे। ये टॉपिक में सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ करेंगे 21 नंबर में, समझ ही नहीं आएगा क्या कराना है, कुछ भी नहीं है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर, अब मुझे बताओ, रिसेंट डेवलपमेंट ये भी करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। दोनों के दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है। तो क्या जब हम करंट अफेयर पढ़ाते होंगे तो क्या हम बायोटेक के नए एडवांसमेंट नहीं पढ़ाते क्या, या हम स्पेस प्रोग्राम नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, या हमने डिफेंस नहीं पढ़ाया क्या। नवंबर 24 तक का सब कंप्लीट है। टेस्ला कंपनी जो नए नए काम कर रही है, एलॉन मस्क, या हम मोनोरेल या इसकी हाइपर लूप की बात करें, ये सब तो ऑलरेडी टॉपिक होते हैं करंट अफेयर में। तो ये दोनों दोनों एरिया कोई नासा से रॉकेट साइंस नहीं आ रही है, स्पेस, डिफेंस, बायोटेक, मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब आपका इसमें कवर हो जाता है दोनों मिलाकर। और आईसीटी करंट अफेयर के अलावा लाइफ साइंस, अब यहां पर लाइफ साइंस का रोल आ जाता है। अब डायबिटीज के लिए कोई चीज बनी है, कोई नया ऐतिहासिक काम हुआ है, आपको डायबिटीज ही नहीं पता क्या होता है, तो साइंस, अप्लाइड साइंसेस, साइंस टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो आईसीटी भी टेक्नोलॉजी है पूरा पूरा, करंट अफेयर में भी टेक्नोलॉजी का पार्ट, स्पेस, डिफेंस, ये सब कराया हुआ है लास्ट के चैप्टर्स में। और लाइफ साइंस से जुड़ता है, जो इसका बायो का पार्ट है वो लाइफ साइंस ही तो है। तो फिर लोग कैसे कह रहे हैं लाइफ साइंस नहीं पूछेगा, पुराने पेपर्स देखिए, मैकेनिकल वाले में क्वेश्चन कुछ थे कि नहीं थे। तो पूरा मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह से चलना होगा। अब आप बताओ, 22 टॉपिक हल्ला मच रहा है। अब इसमें कितने मैंने सेलेक्ट कर दिए, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2 16। करंट अफेयर अभी अपडेट और भी कराना है। 16 टॉपिक तो ये रहे आपके 22 में से। अभी से सिलेबस लोग शुरू कर रहे हैं, यहां हम कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे 1-1.5 महीने में पूरा कर दें। उसके बाद जम के क्वेश्चन कराएं, टेस्ट सीरीज चलती रहे। मुझे बताओ इसमें किसमें तुम्हें एक सब्जेक्ट बताओ कमी लग रही हो जिसमें। मैं फिर रिपीट करता हूं एक एक करके। ड्राइंग जिस टीचर ने पढ़ाया लगभग लोग जान रहे, ड्राइंग दिक्कत नहीं है। मटेरियल साइंस इतना कंटेंट दे रखा है, ईसी का अलग, मैकेनिकल का अलग, पूरा कर पाए। थर्मोडायनेमिक्स आईआईटी रुड़की से पीएचडी हैं, वही पढ़ा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, अभी खत्म हो जाएगा। वाटर रिसोर्सेज अभी मत करो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया, नागराज और बर्नेस की थ्योरी है, उससे ऊपर नहीं जाएगा सवाल। क्वेश्चन ऐड करने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्वेश्चन भी ऐड करवा दूंगा थोड़े बहुत, हालांकि सिंगल लाइनर आएगा, थ्योरी ज्यादा रहेगी, न्यूमेरिकल के चांस कम है, पर फिर भी कहोगे तो मैं ऐड करा दूंगा कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। सेफ्टी मैं ही पढ़ा रहा हूं, कल खत्म हो जाएगा ये। कुछ भी सेफ्टी में छूट रहा हो तो मुझे बताओ, कंप्लीट मैनर में चल रहा है। आईसीटी पूरा कंप्लीट कराया है, एक आध लेक्चर जोड़ना होगा जोड़ेंगे। मशीनरी मेंटेनेंस खत्म हुआ है, एक आध लेक्चर ऐड करना हो कर देंगे। एनर्जी मेरा पढ़ाया हुआ, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा है, क्वेश्चन भी थ्योरी भी। एनर्जी कन्वर्जन अभी मत करो। डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी एनवायरमेंट पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। एथिक्स वैल्यूज पूरी तरह से कंप्लीट है, जो पढ़ रहे हैं वो खुद ही फीडबैक दे रहे हैं कैसा लग रहा है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, ये केवल क्वालिटी दे रहे हैं, मैंने स्टैंडर्ड क्वालिटी दोनों दे दिया है, पूरा कंप्लीट कराया गया। ईएससी के लिए आईपीआर पूरा मेरा पढ़ाया। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन अभी शुरू कर दूंगा 2-3 दिन में। हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट जो पढ़ा रहे हैं, सीनियर अच्छे फैकल्टी हैं जो कर रहे हैं डील, ये भी खत्म हो जाएगा। इसी भी क्लाइमेट चेंज पूरा मेरा पढ़ाया। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन अभी नहीं करना, रुक जाओ उसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जीके करंट अफेयर से मैच कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें भाई। फिर आ जाओ 25 क्वेश्चन वाले में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मेरे पढ़ाए, जीके करंट अफेयर मेरा कराया हुआ है। हिंदी केवल आपको करना है, हिंदी एक हफ्ता भी बैठ जाओगे तो कवर कर लोगे। कहां से करना है वो बता दिया। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी शुरू कर दी है, 2 टेस्ट करा भी दिए हैं। अब मुझे बताओ आरोहन से क्या सपोर्ट चाहिए, जो दिक्कत आ रही है। इतनी चीजें मुझे बतानी थी। अब मुझे बताओ, कोई ये कहे कि कम फीस में पूरा हो पाएगा कि नहीं। अरे भैया 16 टॉपिक लगभग होने वाले हैं, 1-1.5 महीने में ही कंप्लीट करा दूंगा, मेरे दिमाग में चल रहा है जो, हमें नहीं टाइम लगेगा। और क्वालिटी भी कंपेयर कर लेना किसी भी टॉपिक में। उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा से सीजीपीटीएम हुआ, आरआरबी हो गया, कितने पेपर बैक टू बैक हो रहे हैं। आप सिर्फ पढ़ो। केवल आज का सेशन इसलिए कराया है कि बार बार क्वेरी पूछते रहते हैं, डाउट करते, फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो डालेगा फिर मेरे से पूछोगे। जो वीडियो डाल रहा है उससे पूछो भाई, मेरे से क्यों पूछते हो। वहां पूछो ना क्या होगा क्या नहीं। जो मैं करा रहा हूं मेरी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। मैंने कह दिया कि यहां पे कंटेंट आपको बेटर से बेटर मिलेगा। और 22 टॉपिक में से अगर 15 भी कोई ढंग से कर लिया बहुत है। अब मान लो गेट वाला बच्चा है या कोई आरआरबी सीबीटी 2 के बाद सोचेगा तो 22 के 22 थोड़ी प्लान करेगा। 12-15 टॉपिक भी अगर कोई कर ले गया, 15 टॉपिक भी बहुत है। 15 टॉपिक में 3-4 टॉपिक तो एनवायरमेंट ही हो गया, एक सब्जेक्ट 4 टॉपिक कवर कर रहा है। तो कहने के लिए 15 है, इफेक्टिवली वो 6-7 सब्जेक्ट ही निकलेंगे। आईसीटी 2-3 टॉपिक कवर कर रहा है, करंट अफेयर 2-3 टॉपिक कवर कर रहा है। तो जीके करंट अफेयर, आईसीटी, एनवायरमेंट, ये अगर 3 सब्जेक्ट मेरे मिला दोगे तो 22 में से कम 7-8 सब्जेक्ट कवर कर रहा है। जीके करंट अफेयर, साइंस के दोनों कवर कर, लाइफ साइंस, आईसीटी और जीके करंट अफेयर आपका, ये 2-3 टॉपिक मिला के आपका एनवायरमेंट, ये 3-4 सब्जेक्ट ही अगर मिला दोगे मेरे वाले, आपके 22 में से 7-8 सब्जेक्ट निपटा देगा। तो 15 टॉपिक भी अगर कोई करके चला जाएगा 22 में, ठीक ठाक स्कोर वो कर सकता है। क्योंकि जीएसबी 25 क्वेश्चन वो भी आएगा, हिंदी भी आएगा। 22 के 22 जो सिर्फ यूपीपीएससी कर रहा है वो कर लेगा। गेट वाला या ईएससी वाला बच्चा तो 22 के 22 टाइम अगर कम मिलेगा तो वो मान लो 15-16 कर पाएगा। ये तो डिपेंड करेगा टाइम कितना मिल रहा है, गैप कितना एग्जाम के बीच में, कौन सा एग्जाम कौन टारगेट कर रहा है। तो यूपीपीएससी एई वाला ईएस को भले भर दे, पर जो ईएस का डेडिकेटेड टारगेट कर रहा है वो अभी यूपीपीएससी एई भर दे, पर पढ़ाई ईएससी की ही करे। क्योंकि यूपीपीएससी एई में सिलेबस अलग भी है बहुत। एक टॉपिक भी फालतू क्यों पढ़े ईएससी वाला, जब उसको पहले ईएससी देना है। यूपीपीएससी वाला ईएस भले भर देगा, क्योंकि कई सारे टॉपिक रेडी हो जाएंगे, वो दे दे जाके एग्जाम। ठीक। करंट अफेयर आपके एग्जाम का 1.5 महीने पहले तक का, मनीष, एग्जाम के 1.5 महीने पहले तक का, वो मेरी जिम्मेदारी कब तक कराना है। हर 2-3 महीने में अपडेशन कराता हूं मैं, उसकी चिंता आप मत करो। अभी नवंबर में ही कराया है। कम से कम 2-3 महीने में जाकर डाटा इकट्ठा होता है, जब करंट अफेयर अपडेट करना चाहिए। डेली करंट अफेयर जरूरत नहीं होती। जो यूट्यूब पे कर रहा है अपने व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कि पैसा रिवेन्यू आएगा, उसका पर्पस नहीं होता। सिविल सर्विसेज में न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होता है, करंट अफेयर जरूरत है, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है।
और बाकी ईएस में या इन एग्जाम्स में डेली करंट अफेयर टाइम मत वेस्ट करो। 2 से 3 महीने में अपडेशन में करा देता हूँ, जिसमें सारी नई चीजें ऐड हो जाती हैं। उतने से नहीं आया ना तो फिर कहीं से नहीं आने वाला, मैं सारे छोटे मोटे पॉइंट सब ऐड कर दूंगा जीके करंट अफेयर, तो वो आपको चिंता नहीं करना। आप सिर्फ बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़िए, जो अपडेशन करना मेरा काम है। अभी नवंबर में अपडेट कराया है और जब पढ़ाऊंगा उस समय तक का पूरा अपडेट कराऊंगा। आरआरबी सीबीटी 2 भी होना है तो उसके पहले भी अपडेट करना है मुझे करंट अफेयर, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, बस आप कवर करते चलो, ठीक है। मैं हमेशा सब बैच पहले शुरू करता हूं क्योंकि टाइम का ही गेम है, कंपटीशन रिलेटिव है एक दूसरे से, इसमें लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी शुरू करके जल्दी कंप्लीट कराओ, जब बाकी लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं हम रिवीजन कर रहे हैं या सवाल लगा रहे हैं, इसी चीज का एडवांटेज मिलता है। टाइम को कोई बीट नहीं कर सकता। एक ही चीज है जो कंपनसेट नहीं हो पाएगी, टाइम। जो चला गया चला गया। जो मान लो शुरू ही आपके 2 हफ्ते बात करेगा और जो सिंसियर बच्चा 2 हफ्ते लगातार पढ़ा है, कितना टॉपिक तो तैयार कर लिया वो। टाइम से चलेंगे, टाइम से पहले चलेंगे तभी फायदा है उस बात का। कंपटीशन में इसी बात का एडवांटेज है। जैसे सीजीपीटीएम में आरोहण के खूब बच्चे सेलेक्ट हुए, रीजन क्या था? बिल्कुल शुरू में हमने बैच शुरू किया कि अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो, ज्यादा भी पढ़ना हो, टाइम हमारे पास पूरा है। अब कोई सोचे इन्वायरमेंट सर इतने लेक्चर हैं, वो ये नहीं देख रहा 4 सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, या जीके करंट अफेयर बड़ा लग रहा है, तो जो आरोहण वाला बच्चा है वो पहले शुरू किया वो कवर कर लेगा पूरा। जो बाद में कहीं होगा ना, देखना कैसे अफरा तफरी मचेगी। 10 घंटे में करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, 5 घंटे में एनवायरमेंट हो जाएगा, देखना हालत क्या होगी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो कोई फेस करने नहीं आएगा। लास्ट में यही होगा, जब लेट शुरू होगा एग्जाम की डेट अगर आ जाएगी। और ये भी देखना, इन्वायरमेंट करंट अफेयर कोई 30-40 घंटे नहीं कराने वाला है, जबकि उन सब्जेक्ट में जरूरत है। इन्वायरमेंट जीके करंट अफेयर ये ऐसे सब्जेक्ट है 2-3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, इनमें समय ज्यादा देने की जरूरत है, इसी में लोग कटौती कर देंगे। 10 घंटे करंट अफेयर में कुछ नहीं करा सकते आप। अब लगभग सवाल आपको जो डेली क्वेरी आ रही थी लगभग खत्म हो गई हैं। अब जिसका जो क्वेश्चन है पूछ लो। बस मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ो पढ़ो मेहनत से। जो समय हमने बेनिफिट लिया है उसको लूज मत करो, पहले शुरू करने का बेनिफिट उठाइए, पढ़िए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर ये पर्सनल क्वेरी में पूछ लो सुमेंद्र, पर्सनल क्वेरी में पूछ लो बेटा, यहां पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं मैं। एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो यहां पूछ लो, पर्सनल क्वेरी अलग से पूछ लो ऐप पर। और ऐप पर भी कम्युनिटी ग्रुप में मत डाला करो क्वेरी, पर्सनल क्वेरी पर्सनल चैट में ऐप में पूछा करो। एसएससी जितने 25 टारगेट किए थे यूपीपीएससी, एसएससी जेई का जीएस तो पूरा इसमें कवर हो जा रहा है। जो 25 क्वेश्चन वाला जीएस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें सारा कवर हो जाएगा एसएससी जेई। अरे जीएस पैड से टिक कर दोगे यार, जीएस की बात छोड़ो नीरज। आरआरबी जो बच्चे दिए हैं पूछो उनसे। अभी जो कई बच्चे आरोहण पे पहले दिन ज्वाइन किए, पहली क्वेरी सर जीएस में 0 हूं मैं, जीएस में मेरा क्या होगा? 3 महीने बाद पूछना क्या स्थिति है। और मैं चाहता हूं ये चीज बच्चे खुद बताएं, मैं नहीं अपने मुंह से बोलूंगा कि मैंने बढ़िया पढ़ाया नहीं पढ़ाया। और मैं हमेशा कहता हूं जो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है वो उसकी मेहनत से हुआ है। मैंने तो सबको बराबर पढ़ाया, 100% तो अच्छा स्कोर नहीं किए होंगे, पर जितने किए हैं उनकी मेहनत है और उन्होंने बात मानी है। कोचिंग का मतलब क्या है? मेंटरशिप करना, गाइड करना। तो हम तो सबको बराबर सिखा रहे हैं, पर जो पढ़ रहा है फॉलो कर रहा है उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। टीचर से ज्यादा क्रेडिट उसको ज्यादा जो पढ़ा है। दीपक दोहरे पूरा सेशन फिर से देखो बेटा, पूरा रिपीट मैं फिर नहीं करूंगा, पूरा सेशन अवेलेबल रहेगा अभी रिकॉर्डिंग में, देख लेना। समस्या क्या हो रही है, यूट्यूब पे एक चीज आ रही है फिर मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं, कहीं गलती लग रही है तो। अब जीएस के नाम पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 3 चीज दिमाग में चल रही है, तो प्री मेंस दोनों में जीएस है। कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो किससे पूछ के नहीं बनाया जाएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें और टॉपिक के भी। और भले उसमें प्री में 25 क्वेश्चन में ना पूछे तो एप्टीट्यूड में पूछ लेगा, तो सब्जेक्ट स्किप तो नहीं कर पाओगे यहां पर। ठीक है चलो क्लास इतना रखते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हो ऐप पे पर्सनल चैट में पूछ लीजिएगा, और यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, यूट्यूब में कुछ बच्चे पीडीएफ वगैरह की बात कर रहे थे, सेफ्टी की पीडीएफ, आरोहण ऐप पर जाकर फोल्डर में से निकाल लो, मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी के लेक्चर यूट्यूब पे जो थे वो बच्चे कह रहे थे पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक रहता है, उसमें जाके यूपीपीएससी एई वाले में जाओगे, सेफ्टी वाले कोर्स में पीडीएफ मैंने अनलॉक कर रखी है, ओपन है पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है बस, थैंक यू।